खुद का वाइवा हो तो प्रोफेसर का भी गला सूख जाता है। जब जर्मन मॉडल कॉपी करने के चक्कर में आप मीटिंग पे टाइम पे आ जाएं, लेकिन बाकी साथी टाइम पे ना आए हों। मित्रों, एक बार इकोनॉमिक सर्वे ने यह सजेस्ट किया कि बोर्ड एग्जाम में फेल हुए बच्चों का डेटा सरकार ने बायजूस को दे देना चाहिए ताकि वो उस इलाके में मार्केटिंग कर सके, रिपीटर बैचेस बेच सके और सरकार को उसमें से पैसा मिले। मतलब स्कूल की पढ़ाई का स्तर नहीं बढ़ाना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के फेल हुए बच्चों का भी डेटा मोनेटाइज करना है। मैं नहीं बोल रहा, ये सर्वे में लिखा एक बार इकोनॉमिक सर्वे ने यह पाया कि जिन देशों में वोटिंग राइट्स और डेमोक्रेसी बहुत दे दी है तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है। उसके मुकाबले वियतनाम, सिंगापुर और चाइना में डेमोक्रेसी ना के बराबर है, कहने के लिए है, तो वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है। उनका ह्यूमन डेवलपमेंट भारत से भी ज़्यादा है। तो क्या हमने सबको डेमोक्रेसी और वोटिंग राइट दे के गलती कर दी है? ये एल&टी चीफ ने बोला कि बीवी को कितना ताड़ोगे, 90 घंटे काम करो। इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये बात तो की है कि कानून में ही सुधार कर दो, इनफाइनाइट आवर्स तक मजदूर को फैक्ट्री में काम करवाया जा सके। तो अर्ज किया है, एल&टी चीफ आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि सोलर एनर्जी दोगलापन है, क्योंकि घर पे ये आप एक पैनल लगाएंगे, उसमें से जितनी बिजली आएगी तो 2 बल्ब भी जल सकते हैं, और उसके लिए भी जो बैटरी खरीदनी पड़े वो महंगी पड़े आपको। अगर दुनिया के सारे लोग शाकाहारी बन जाए, वेजिटेरियन बन जाए, तो सबके लिए बिजली भी फ्री हो सकती है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बताया। बिल्ली गले में घंटी थोड़ी बांधेगी चूहों को बचाने के लिए, उसी तरह ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री और अल्ट्रा प्रोसेस फूड इंडस्ट्री को टाइट करने की जरूरत है, सर्वे ने सजेस्ट किया, क्योंकि ये लोग कस्टमर का ध्यान नहीं रखते। Ultra processed foods, it is a 2.5 lakh crore business. Misleading advertisements, celebrity endorsements. गौर से देखिए इन दो इकोनॉमिस्ट को, इन्होंने जो इकोनॉमिक सर्वे लिखे हैं सब डबल डोल की टाइप के इनके चैप्टर, एक साल कुछ और बात करे, दूसरे साल कुछ और बात करे, अपनी ही बात से मुकर जाए। अब आपको प्रश्न होगा भाई कि इसमें से जीवन बोध क्या है? जीवन बोध ये है कि वक्त वक्त पर जरूरत पड़े तो डबल डोल की हो जाना चाहिए। राजनेता और अर्थशास्त्रियों से ये सबक लेना है। इन्होंने 2021 में रिजाइन किया, फिर कुछ साल मोदी सरकार की नीतियों की निंदा की, फिर 2024 में अचानक से मोदी समर्थक बन गए, अलग अलग जगह पॉडकास्ट में सब बातें करते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये 3 साल वेस्ट नहीं करते, शायद आरबीआई के गवर्नर बन गए होते। आज के हाथ में गवर्नर की कुर्सी होती, आईएएस लॉबी के कब्जे में नहीं चली जाती। अभी ये बरसाती मेढक और टूलकिट वाले एक राग आलापेंगे कि देखो इकोनॉमिक सर्वे एक अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से कुछ जटिल, रैंडम, टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस टूल किट से आप सावधान रहें। जिनका यूपीएससी इंटरव्यू अगले 1-2 हफ्ते में है, तो भाई सारे चैप्टर्स पढ़ने मत बैठो, केवल ये वाले चैप्टर्स पढ़ लो, 5, 9, 10 और 13। बाकी जो भी पूछे तो भाई मेंस में आपको मैंने जो पढ़ाया था वही मुद्दे आप रिसाइकल करो, बोल बच्चन करो, क्योंकि जुलाई में जो सर्वे आया था पिछले साल 2024 में, उसी के बहुत सारे पॉइंट्स 2025 वाले सर्वे में वापस रिपीट हो रहे हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, एक फैक्ट रटना है, रात को 2 बजे भी पूछे तो रट के जाना है कि 2025-26 के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने अनुमान लगाया है कि अपना जीडीपी ग्रोथ रेट यानी आर्थिक वृद्धि दर होगा 6.3 to 6.8%। हर एक एग्जाम के लिए रटना है, नो एक्सक्यूज। हालांकि ऐसे बाकी फैक्ट्स रटने के लिए कोई पूरा सर्वे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये सब कोचिंग नोट्स, मंथली मैगजीन, इस सब में आप देख लो। अगले 7 दिनों के लिए ताला खुल चुका है। अनअकैडमी के सारे पेड कोर्सेज फ्री, 7 डे फ्री ट्रायल ऑफर है, और उसी में आप मेरे पुराने इकोनॉमिक कोर्स के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, पावर पॉइंट और हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों, इकोनॉमिक सर्वे के इस एक ही वीडियो के अंदर मैं 3 बातें रखना चाहूँगा। कुछ तो नागरिक चेतना यानी सिटीजन अवेकनिंग के लिए सबको जो जानना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे से। दूसरा, यूपीएससी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि 2024 की एग्जाम साइकिल के विद्यार्थियों के इंटरव्यू अभी 2025 में चल रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी में होगा कि इंटरव्यू पैनल हमें कुछ पूछना ले, तो कैसे कम समय में इकोनॉमिक सर्वे को वो प्रोसेस करे, उसके मैं कुछ आपको हिंट्स दूंगा। तीसरा, जो विद्यार्थी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2025-26 के लिए, तो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में से क्या बोध लेना है। एक ही वीडियो है, लेकिन टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। शुरू में हम सबके लिए जनरल बात करते हैं, नागरिक चेतना के लिए जो जानना है। इकोनॉमिक सर्वे एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें पिछले साल का डेटा और अगले साल के लिए कुछ सुझाव होते हैं। बजट के एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को यह प्रस्तुत किया जाता है। अब मैं सिर्फ 2025 नहीं, 2011 से लेके 2025 तक मैं तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा हूँ। तो कुछ ऐसे विवादित और रोचक अवलोकन जो सबको जानने चाहिए फॉर सिटीजन अवेकनिंग, नागरिक चेतना के लिए। हालांकि एक शर्त है कि आप में वो मेंटल मैच्योरिटी होनी चाहिए। देखिए, तर्क सुनने के लिए ताकत होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। उस तर्क को रिजेक्ट करने के लिए भी आप में समझ और संवेदना होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये लिखते हैं तो हमें चर्चा करनी ज़रूरी है। सबसे पहला इनका विवादित एक बार लिखा इन्होंने
कि देखो बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे फेल होते हैं तो उनका डेटा बायजूस को बेच दो ताकि बायजूस उसको मार्केटिंग करे, और सरकार का क्या फ़ायदा, वो डेटा बेचा तो पैसा मिल जाएगा। यानी कि स्कूल की पढ़ाई का स्तर ठीक करना प्रायोरिटी नहीं, बस फेल हुए बच्चों का भी डेटा बेच के पैसा कैसे कमाएं। इकोनॉमिक सर्वे के लिए ये तर्क सही हो सकता है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या होती है कि कुछ भी करके सरकार का घाटा कम करना है, फिजिकल डेफिसिट कम करनी है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई ये तुम अपने मुंह की बातें जोड़ रहे हो, ऐसा कभी इन्होंने लिखा नहीं था, हमने तो कभी पढ़ा भी नहीं था। भाई 2018 से 21 तक ये जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मतलब जो बॉटम में अधिकारी हैं एकदम नीचे वाले, उन्होंने जब जब सर्वे लिखे ऐसी सब अतरंगी बातें थी। आपको नहीं पता उसमें आपकी गलती नहीं है, गलती जर्नलिस्ट की है, क्योंकि पत्रकार आप जानते हैं आजकल उतना रिसर्च नहीं करते। तो इकोनॉमिक सर्वे आएगा 500 पेज का होगा, वो लोग मैक्सिमम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें 40-50 पन्ने होते हैं, उसमें ये सरकारी लोग भी काफ़ी चालाक होते हैं, तो पहले 40 पन्नों में ये सब नहीं लिखे, ये सब पीछे लिखा होता है। और कुछ जर्नलिस्ट तो ऐसे होते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में से कुछ नहीं पढ़ते, सरकार की तरफ से जो 1-2 पेज का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी में डेटा आता है बस उतनी बात करके निपटा लेते हैं। क्योंकि अदानी, सैफ और तैमूर, क्रिकेट, इस पे चर्चा ज़्यादा होती, तो नागरिक चेतना के लिए ये सब चीज़ें नेग्लेक्ट हो रही है, वो चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये भी होगा कि इकोनॉमिक सर्वे के इतने तो क्या बुरे दिन आ गए कि ये ऐसा बोला है कि बायजू को बोर्ड एग्जाम में फेल बच्चों का डेटा भेज दो। मतलब स्क्रैपिंग बॉटम ऑफ द बैरल, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है तो ऐसा नीचे से ऐसा एकदम छिछोरी हरकतों से पैसा निकाला जाए, ऐसी भिखमंगी क्यों चल रही है? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि सरकार को टैक्स में पैसा कम आता है। 2015 में इकोनॉमिक सर्वे ने ग्राफ देख के बताया कि भारत के अंदर केवल 4% वोटर्स इनकम टैक्स भरते हैं, जबकि अपना जितना डेवलपमेंट हुआ है, सामने ये जो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश हैं, उसको देख के हमें कम से कम 23% वोटर्स ने, मतदाताओं ने इनकम टैक्स भरना चाहिए। अब आप गौर करना, 2015 में कितना बोला है? 4% वोटर्स आर पेइंग इनकम टैक्स। 2023 तक हम आते हैं तो ये नंबर और गिर के 2.3% ऑफ द वोटर्स आर पेइंग इनकम टैक्स। अब आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि नौजवान वोटरों की संख्या तो बढ़ रही है, नौजवानों की संख्या बढ़ रही है, तो फिर भी ये परसेंटेज ऑफ वोटर जो इनकम टैक्स भरते हैं वो गिर क्यों गया? 5 सेकंड आप दिमाग में सोचिए। 1, 2, 3, 4, 5। सोचो क्या कारण रहे होंगे? क्योंकि जो नए वोटर्स ऐड होते हैं वो 18 एज ग्रुप में ऐड होते हैं और वो तुरंत तो कमाना शुरू नहीं करेगा। दूसरा, जो कमाना भी शुरू करे तो जैसे अभी आईआईटी में 2023-24 के जो प्लेसमेंट आए, सालाना 4 से 6 लाख की उनकी सैलरी बन रही है, एनुअल पैकेज बन रहा है, जबकि इनकम टैक्स में अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें स्लैब और एग्जाम्पशन इतने हैं कि 60 लाख रुपए तक तो इनकम टैक्स भरना नहीं पड़े। तो फिर आप सब डेटा एडजस्ट करोगे, पता चले कि परसेंटेज वोटर्स जो इनकम टैक्स भरते हैं वो कम हो रहे हैं। और इसीलिए स्क्रैपिंग बॉटम ऑफ द बैरल कि कैसे हम लोग ये बायजूस को डेटा बेच के अपना दुकान मतलब देश चलाएं। इकोनॉमिक सर्वे ने इसलिए सख्ती से एक बार ऐसा भी लिखा कि टैक्स में ये जो छूट दी जाती है उसको थोड़ा कम करो। मान लीजिए आपकी सालाना आमदनी है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए पे आपको इनकम टैक्स नहीं भरना होता। उसके अंदर जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एलआईसी वगैरह में आप पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, 1.5 लाख तक इन्वेस्ट किया तो उतना माइनस हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, और बाकी 8.5 लाख रुपए की रकम पे ही आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। मैं ओल्ड टैक्स रिजीम ओटीआर की बात कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना था कि देखो ये सब ऐसी जो छूट दी जा रही है इसको कम किया जाए ताकि सरकार का इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ सके। वो अपने तर्क से सही है, लेकिन मैं उनके तर्क से इसलिए अब सहमत नहीं हूँ क्योंकि पिछले 10 सालों में महंगाई जितनी बढ़ी है उसके मुकाबले लोगों की सैलरी उतनी नहीं बढ़ी है, तो ऐसा फिर आप टैक्स की माफ़ी कम कर दोगे, बेचारे की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, तर्क सुनने की ताकत होनी चाहिए कि ये लोग ऐसा भी बोलते हैं। फिर एक काफ़ी विवादित अवलोकन दिया इन्होंने कि शुरुआत से सबको वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहता है। मतलब डेमोक्रेसी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और वो डेटा भी ऐसी हम बात करें कि सिंगापुर, चाइना, वियतनाम, यहाँ पर या तो डेमोक्रेसी नहीं है या डेमोक्रेसी बस नाम के बराबर है। कि सिंगापुर में कौन पीएम बनेगा उनका पहले से तय होता है, वोटिंग तो नाम का होता है। चाइना तो आप जानते हैं, वियतनाम में सिंगल पार्टी या 1 पार्टी सिस्टम है। चाइना जैसा है, मतलब 2-3 पार्टी जैसा इलेक्शन ही नहीं। भारत के मुकाबले ये सभी देशों का आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग देखो, ये सब लोग हमसे आगे हैं। मतलब जिन देशों में नाम मात्र की डेमोक्रेसी है वो लोग भारत से आगे हैं। ऐसा क्यों? इकोनॉमिक सर्वे इस पे मंथन करता है। उसने पाया कि देखो अमेरिका में आज़ादी मिली 1776 को। किससे आज़ादी मिली? पहले ब्रिटिशरों की हुकूमत अमेरिका पे थी, अमेरिका ने अपना इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की थी।
लेकिन आज़ादी के बाद तुरंत सबको वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे। ये जो अश्वेत हैं उनको 1870 में वोटिंग राइट्स मिले, लेकिन उसमें भी शर्तें थी कि अनपढ़ों को नहीं मिलेगा, टैक्स भरने वालों को मिलेगा वगैरह। महिलाओं को तो उससे भी देरी से 1920 में, मतलब अमेरिका की आज़ादी के 144 साल बाद वोटिंग राइट्स दिए गए। मतलब कि अमेरिका को आज़ादी मिली तो पहले 100 साल तक अमेरिका के पॉलिटिशियंस के लिए वोट बैंक क्या था? केवल वाइट प्लांटेशन ओनर्स और बाकी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उनके बजट का सिर्फ एक फोकस रहता था कि इनको कैसे हम खुश करें, इनकी कैसे मदद करें। बाकी सब गरीबों के लिए इतना बांटना है, महिलाओं को 2100 रुपये देने हैं, अश्वेतों के लिए ये नीति लानी है स्कॉलरशिप की, ऐसा कुछ उनका फोकस नहीं था। इस कारण से जो भी पैसा था वो केवल और केवल मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्होंने लगाया, और इस कारण से अमेरिका की तरक्की हो पाई। बाद में धीरे धीरे जब वोटिंग राइट्स गए महिलाओं को, अश्वेतों को, तो फिर उनके लिए अलॉटमेंट चालू हुआ। अमेरिका में आप जानते हैं आरक्षण की शुरुआत अश्वेतों की 1960s के आसपास वो जॉन एफ कैनेडी के ज़माने में हुई थी। उसका मैंने अलग वीडियो बनाया था, कैसे ट्रंप ने अब उनकी ये DEI नाम की पॉलिसी रद्द की थी। तो इकोनॉमिक सर्वे का तर्क ये रहा था कि देखो चाइना, वियतनाम, सिंगापुर और अमेरिका, ये सब जगह पर शुरुआत में तो डेमोक्रेसी नाम मात्र की थी क्योंकि सबको वोटिंग राइट्स थे नहीं, और आज भी ये वियतनाम, सिंगापुर, चाइना में आप स्थिति जानते हैं, इसलिए वहां पर आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ है। इसके और भी बाद में 2024 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसने ये पाया, देखिए भारत के अंदर एक फैक्ट्री एक्ट है जिसमें ये लिखा होता है कि मजदूर का इतना सुख सुविधा होनी चाहिए, उसको थूकने के लिए पीकदानी होनी चाहिए, वॉशरूम होने चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, महिलाओं को भारी मशीनरी के पास काम नहीं करा सकते, रात की शिफ्ट में महिलाओं से काम नहीं करा सकते, ऐसे सब प्रोविजन होते हैं। अब इसी फैक्ट्री एक्ट में ऐसा भी लिखा होता है कि एक मजदूर से मैक्सिमम कितना काम करा सकते हैं, तो भारत में करीब 10.5 घंटे, ऐसा कानून में सीलिंग बना दी है, सीमा बना दी है। जबकि एशिया के बाकी कुछ देश हैं जैसे वियतनाम, चाइना, उसमें ऐसी सीलिंग नहीं है, इनफाइनाइट। उद्योगपति की मर्जी है जितना काम लेना है और उस मजदूर की मर्जी है उसको जितना काम देना है। इकोनॉमिक सर्वे 2024 जो पिछले साल आया उसने क्या बोला कि हमें भी ये सब इनफाइनाइट कर देना चाहिए, ताकि तभी इलॉन मस्क अपनी टेस्ला फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट करके भारत में आएगा, वरना वो तो वियतनाम या मलेशिया या इंडोनेशिया चले जाएगा जहां पर ये लेबर लॉज और फैक्ट्री लॉज काफ़ी सरल है, उद्योगपतियों के फेवर में। और वो होंगे भी, क्योंकि समझो वहां पर इतना वोटिंग राइट्स या मजदूरों का वोट लेंगे तो चीन में सरकार टिकेगी, ऐसा तो है नहीं। अब आप याद करो कुछ दिन पहले L&T के बॉस ने कहा था कि बीवी को कितना ताड़ोगे, हफ्ते में 90 घंटे काम करो, राष्ट्र निर्माण करो, और उसको काफ़ी ट्रोल किया गया। लेकिन ये 2024 के अंदर इकोनॉमिक सर्वे तो क्या बोलता है, 90 आवर्स भी नहीं, इनफाइनाइट कर दो, जितना मजदूर से काम लेना है उद्योगपति ले सके। तो मुझे वो शेर याद आता है, थोड़ा मॉडिफाई किया है कि L&T चीफ आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। क्यों चर्चा नहीं होता? जर्नलिस्ट पढ़ते नहीं 500 पेज का इकोनॉमिक सर्वे। खैर, दूसरा, मान लीजिए हमने सीलिंग बनाई कि 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, तो फिर अगर 11वें घंटे कोई काम करेगा तो उस मजदूर को ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम में कितना पैसा मिले? मान लो उसकी सैलरी है 100 रुपये, तो 100% एक्स्ट्रा मतलब 200 रुपये देना पड़ेगा। जबकि चाइना, वियतनाम वगैरह में ऐसा है कि 100 सैलरी है तो ओवर टाइम 150 रुपये का होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी सजेस्ट किया कि देखो उनको देख के भारत ने भी अपना ये जो ओवर टाइम का वेजेस है उसको कम करने की ज़रूरत है, तभी इलॉन मस्क अपनी टेस्ला फैक्ट्री भारत में लाएगा, नहीं तो वियतनाम, मलेशिया कहीं चला जाएगा। अब स्वाभाविक है भाई, वियतनाम में तो वोटिंग राइट्स और सिंगल पार्टी सिस्टम है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, मजदूर खुश रहे या दुखी रहे, तो नाम मात्र की डेमोक्रेसी है इसलिए वहां पर तरक्की ज़्यादा है, ऐसा तर्क इनका चलता है। और आप पाएंगे भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंकिंग यहाँ पर दिया है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में इसमें से एक प्रश्न पूछा था, वीडियो पॉज करके आप देखो, मैं मन में 5 गिनता हूं। देखिए इसका जवाब ऐसा है जो मैंने अभी आपको बताया कि वियतनाम में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, कांग्रेस बीजेपी ऐसा सिंगल पार्टी है, चाइना जैसा कुछ पैरेलल चलता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पांचवा क्या बोलता है कि वहां पर बहुत ज़्यादा ई सर्विसेज का डेवलपमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा हुआ है, तो भाई भारत और चाइना समोसे तल रहे हैं, वियतनाम वाले हमसे आगे, ये तो गलत है ना। तो फिफ्थ इज रॉन्ग, और फिर आप एलिमिनेट करो, आपके जवाब कुछ सेट होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का तर्क क्या है कि हमें आज़ादी मिली, उसके बाद डे 1 से हमने तो सबको वोटिंग राइट्स दे दिए, और इसलिए हमारे बजट का फोकस फ्रेगमेंटेड हो गया कि ये समुदाय को इतना पैसा देना है, उनको इतनी स्कॉलरशिप देनी है, ये योजना चलानी है, लेकिन किसी भी का ढंग से उत्थान हो सके इतना पैसा तो था नहीं।
समझो एक आदमी को एक रोटी चाहिए, इनके पास रोटी एक है और खाने वाले 5 है, तो ये सबको थोड़ा थोड़ा देंगे तो किसी का भी पूरा विकास नहीं हो पाएगा। ऐसी इनकी सब इकोनॉमिक सर्वे की तर्क रही थी। मतलब ऑफकोर्स वो उसको ज़्यादा, मैं टॉयलेट बोलूँ तो वो वॉशरूम कहेंगे ताकि दुर्गंध नहीं आए। तो वो बात कैसे लिखेंगे कि राजनीतिक विकास तो आगे हुआ लेकिन आर्थिक विकास पीछे रह गया। इंडियन फिनोमिना इज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट लैग्स द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कि अपने वोटिंग राइट्स और अपना मिनिस्टर और ये सब की तो जागृति आ गई, लेकिन उसके पीछे जो आर्थिक विकास आना चाहिए वो नहीं आ पाया। कुछ लोग इसमें काफ़ी मतलब एजिटेटेड हो जाएंगे, तो मैं उनको बोला ये मेरे शब्द नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे ऐसी सब बात कर रहा है, नागरिक चेतना के लिए उसका तर्क हमको सुनना चाहिए, और मैं भी उनसे सहमत नहीं हूँ, तो तर्क से सहमत नहीं होने की भी संवेदना और समझ होनी चाहिए। तो वही तो होता है कि इनलाइटन सिटीजन। आगे बढ़ते हैं। आजकल ये ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इनकी सब बातें होती हैं, इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं सब दोगलापन है, और वो ऐसे तर्क दे रहा है कि इसमें तो मैं भी इकोनॉमिक सर्वे से सहमत हो जाता हूँ कुछ बार। आजकल हम बहुत पीपुड़ी बजाते हैं कि सोलर पैनल लगाना है। इकोनॉमिक सर्वे ने डेटा दिया कि देखो आप ऐसा जो छोटा सा घर है उस पर एक सोलर पैनल लगाओगे, उसमें से जितना बिजली निकलता है 300 वाट आवर्स, उससे केवल 2 बल्ब जल सकते हैं, और बैटरी उसकी जो रखनी पड़ती है क्योंकि रात को सूर्य नहीं होगा तो बैटरी में बिजली स्टोर करनी पड़े, तो वो सब हिसाब मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट सो ग्रेट। ये सब दोगलापन है। दूसरा, जितनी बिजली जमा करने के लिए एक न्यूक्लियर प्लांट को जितनी जमीन चाहिए, उसके मुकाबले 300 गुना ज़्यादा, 300 टाइम्स मोर जमीन सोलर पैनल लगाने के लिए चाहिए होगी। तो अगर हमें ज़्यादा बिजली उत्पादन करना है और अपनी ज़मीन और जितने लोग हैं, तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स आर बेटर देन सोलर प्रोजेक्ट्स, ऐसी भी वो बात करता है। ऑफकोर्स इसके नेगेटिव आर्ग्यूमेंट भी जाएंगे कि चेरनोबिल में जो हुआ या जापान के फुकुशिवा प्लांट में जो हुआ तो ये सेफ नहीं है वगैरह वगैरह। सोलर पैनल हम कहते हैं बहुत क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि भाई सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त भी तो प्रदूषण होता है ना, उसका हिसाब कौन करेगा? सोलर पैनल और उसकी बैटरी में जो भी सिलिकॉन और बाकी लिथियम वगैरह चीज़ें लगती होंगी, तो उसका माइनिंग किया, उन सब खनिजों को पिघलाया, स्मेल्टिंग किया, तो उसमें भी प्रदूषण हो रहा है। ट्रक में भर के वो सोलर पैनल आपके घर तक ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर उसको लगाया गया, उसमें भी प्रदूषण हो रहा है डीजल का। और ये सोलर पैनल 25 साल तक चलती है। उसके बाद क्या करोगे? इसको रिसाइकल करना मुश्किल है, बहुत महंगा है, तो ज़्यादातर लोग 25 साल बाद सोलर पैनल को कूड़े में फेंक देते हैं। कूड़े में आप फेंकोगे, उसके अंदर जो भी ये कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन, सिलिकॉन, जो भी द्रव्य मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, या जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो सब पानी में बह जाएंगे, और फिर सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो इसका हिसाब कौन देगा? तो इकोनॉमिक सर्वे का ये बोलना है कि आप इन सब चीज़ों को जब एडजस्ट करें, तो सोलर एनर्जी कोयले के मुकाबले या न्यूक्लियर के मुकाबले इतनी भी ज़्यादा दूध से धुली या स्वच्छ नहीं है। ये सोलर पैनल, विंड पैनल, ये और उसकी बैटरी बनाने के लिए जो अलग अलग मिनरल्स चाहिए, उसमें भी टंगस्टन, कोबाल्ट, ये कॉन्गो में से आता है। पूरी दुनिया में 80% खनिज और वहाँ से ही निकलता है। अब इसमें दो तकलीफ है। कॉन्गो के अंदर ऐसी जो माइंस है उसमें 80% तो चाइना ने अपने कब्जे में कर ली है। दूसरा, ये सब इलाकों में आप जानते हैं कि सिविल वॉर्स चलते हैं। एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के लोगों को गुलाम बना देते हैं, चाइल्ड सोल्जर होते हैं, चाइल्ड लेबरर होते हैं, बाल मजदूरी कराते हैं। तो ऐसे गुलामों से, बाल मजदूरों से सब खोदा हुआ टंगस्टन, कोबाल्ट वगैरह हम यूज़ करके खुद को कहे कि भाई बहुत दूध से धुला सोलर एनर्जी है, तो ये किस हद तक एथिकल है? ऐसा भी सोचने के लिए इकोनॉमिक सर्वे हमें मजबूर करता है। कुछ बार ये होता है अपने घर में बकरी घुस गई, उसको हम निकालने जाए तब तक ऊँट आके घुस जाए। सोलर एनर्जी में भी ऐसा हो रहा है। सोलर एनर्जी की मदद से हम लोग बिजली बनाएं और उस बिजली से इरिगेशन यानी सिंचाई के पंप सेट चलाएं। लेकिन उसके चलते अब किसान क्या सोचे, भाई कोई बिल तो आना है नहीं, दे दनादन चलाते रहो। तो ग्राउंड वाटर का मिसयूज पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, पानी का दुर्व्यय पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने क्लीन एनर्जी अचीव किया, लेकिन सामने जो वाटर सिक्योरिटी है वो अपनी नुकसान में चली गई। ऐसा भी इकोनॉमिक सर्वे ने पाया। एआई भी बिजली और प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनेगा। अगर मैं गूगल पे सर्च करूं कि ओडिशा का राजधानी क्या है, तो उसमें मान लो कि वो 1 वाट बिजली इस्तेमाल करेगा उसका सर्वर। लेकिन यही प्रश्न अगर मैं चैट जीपीटी को पूछूंगा तो उससे 10 गुना, मान लो 10 वाट बिजली वो खाएगा। तो हमेशा आपको भी, अब तो मेरी सलाह है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो गूगल सर्च से काम चलता हो तो चैट जीपीटी को हर छोटी चीज़ पूछने मत बैठो, वरना
इन अ वे यू आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जो बिजली बनती है ज़्यादातर कोयला जला के बनती है। अब जब भी ये क्लाइमेट चेंज की अलग अलग समिट्स होती हैं UNFCCC वगैरह में, तो ये अमेरिका के, यूरोप के जो नेगोशिएटर्स हैं, मिनिस्टर हैं, वो इस पर मुंह में दही दबा देते हैं कि हमारे AI डेटा सेंटर, बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी और उसका सर्वर चलाना है, गूगल की क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब के चलते जितनी बिजली खपत हो रही है, जितना कोयले का प्रदूषण हो रहा है, उसकी वो बात नहीं कहें। दे विल ओनली ब्लेम कि नहीं, ये तो तुम चाइना और भारत वाले लोग ही प्रदूषण करते हो। दोगलापन है। अब इकोनॉमिक सर्वे कुछ भारतीय मूल्यों पे बात करता है। अमेरिका और यूरोप में आप जानते हैं सब न्यूक्लियर फैमिली है, विभक्त परिवार, तो हर एक व्यक्ति अलग अलग घर में रहेगा। तो आप ये फोटो में देखो, एक ही बिल्डिंग में कितने सारे AC लगे हैं, और फिर हर एक का खुद का वॉशिंग मशीन होगा, डिश वॉशर होगा, हर एक आदमी अपना खाना खुद से ओवन में गर्म करेगा। तो कलेक्टिवली जितनी बिजली पानी बर्बाद होती है, तो ये पाश्चात्य जीवन शैली, वेस्टर्न लाइफ सिस्टम और ये विभक्त परिवार, वो असल में ग्लोबल वार्मिंग में आगे बढ़ा रहा है। जबकि भारत का पुराने ज़माने का जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था कि माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची सब साथ में रहते थे, उन घरों की आप डिज़ाइन देखो। जो वरंडा है, मतलब बीच का एरिया, उसमें सब सनलाइट आएगा, एयर वेंटिलेशन आएगा, तो AC की और लाइट की पूरा दिन ज़रूरत नहीं पड़े। और जो ऊपर ये आप देखिए कि अलग अलग पौधे और कुछ सब्जी वगैरह उगाई जाएगी, तो ये आत्मनिर्भर बनाता है। लेकिन जो अमेरिकन रिसर्चर हैं, वो सिर्फ अपना ही बात करेंगे, हमारी जो चीज़ें उनसे बेहतर हैं उसकी वो बात नहीं करेंगे। एक और उदाहरण, ये जो आजकल इंडिविजुअलिज्म और प्राइवेसी, मतलब ना सिर्फ अमेरिका में, भारत में भी, मध्यम वर्ग में और रिच फैमिली में, एक घर में 4 लोग हैं तो हर एक के पास 3-4 डिवाइस होगी। मेरा लैपटॉप अलग, टैबलेट अलग, मोबाइल अलग। पहले क्या होता था, एक ही फैमिली एक ही टीवी पूरा दिन उसमें देख लेती थी। तो जितनी बिजली की खपत है और इतने सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस के चलते बाद में इनको आप जब फेंक देंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होगा। तो दिस इंडिविजुअलिज्म एंड प्राइवेसी कि नहीं, मैं कौन सा टीवी शो देख रहा हूँ दूसरे लोग नहीं जानने चाहिए, ये सब भी हानिकारक है। पहले ये होता था कि पिताजी ने एक कोट सिलवाया, तो फिर जब बेटा कॉलेज में जाएगा, नौकरी में जाएगा, तो वही उसको भी दे देंगे। अब क्या है, फास्ट फैशन का ज़माना, हर एक आदमी अपने कपड़े अलग लेता है, और वो भी फैशन मतलब 5 महीने बाद अब मुझे दूसरा ट्राई करना है। तो बहुत सारे कपड़े लैंडफिल्स में फेंके जाते हैं। कपड़े बनाने में आपके कहाँ प्रदूषण, तो कपड़े जो बनाया उसका केमिकल, टेक्सटाइल, डाई, उसको धोया, कितना पानी उसमें जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन करके आपके घर तक पहुंचा। इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड हार्म टू द एनवायरमेंट। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने बात की पिछले साल कि मांसाहार मतलब नॉनवेज भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। 1 किलोग्राम मीट उगाने के लिए, मतलब वो जानवर को खिलाने के लिए 15 से 25 किलो अनाज उसे खिलाया जाता है। भारत में तो हालांकि ऐसी सिस्टम नहीं, लेकिन अमेरिका में ये जो भी सुअर और मवेशी पाले जाते हैं, कमर्शियल स्केल पे जो मीट इंडस्ट्री काम करती है, तो उनको ही ये सब लोग मकई खिलाएंगे, जवार खिलाएंगे। तो उतना बनाने के लिए कितना सारा पानी और ज़मीन जा रहा है। तो मतलब राइट टू फूड चॉइसेस, मुझे जो खाना है वेज नॉन वेज में खाऊं, वो भी एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। उसने और डेटा दिया, पूरी दुनिया में जितनी ज़मीन पर खेतीबाड़ी होती है, करीब 4 बिलियन हेक्टर, उसमें से 1/3 तो सिर्फ इतना अनाज उनको दिया जाता है जो जानवरों को खिलाया जाता है फॉर मीट इंडस्ट्री, और फिर हम उन जानवरों को खाते हैं। एट द सेम टाइम 10 में से 1 व्यक्ति को भरपेट खाना नहीं मिलता, इतनी पूरी दुनिया में गरीबी है। तो ये आप इम्बैलेंस देखो कि सुअरों को खाना मिल रहा है, आदमियों को खाना नहीं मिल रहा है। अगर अभी जो 4 बिलियन हेक्टर एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी हो रही है, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको बताया 1/3 तो ऐसा है जो कि सुअरों को खिलाया जाएगा अनाज। लेकिन अगर सारे लोग दुनिया के शाकाहारी बन जाए तो बिजली मुफ्त हो जाएगी। अब क्या, ये क्या लॉजिक है? वो लॉजिक ऐसा है, इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि मान लो सब लोग वेजिटेरियन बन गए, तो फिर तो सुअरों को तो इतना 10-15 किलो खिलाना नहीं है ना, तो बहुत सारा अनाज बच जाएगा। तो हम 4 की जगह केवल 1 बिलियन हेक्टर ज़मीन में खेती बाड़ी करके सब लोगों को खिला सकते हैं, अगर सब लोग वेजिटेरियन हो। तो बाकी जो 3 बिलियन हेक्टर ज़मीन बच गई, उसके अंदर सोलर पैनल, विंड एनर्जी पैनल लगा दो, तो बिजली सबके लिए मुफ्त हो जाएगी। ऐसा इसका तर्क है। अब कुछ लोग कहे राइट टू फूड चॉइसेस है और ये सब बेतुकी बात है, आई एग्री विथ यू। लेकिन इसलिए तो मैंने बताया ना, एनलाइटन सिटीजन कौन है कि तर्क सुनने की ताकत होनी चाहिए और बाद में उसको रिजेक्ट करने की भी ताकत होनी चाहिए। लेकिन कहानी बंद कर दे, नहीं हमको जानना ही नहीं, हमें देखना ही नहीं है, दैट इज नॉट हेल्पिंग योर
इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। मित्रों, 2025 का जो सर्वे है उसमें भी ये ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बातें आगे बढ़ाई गई हैं कि एसी का आप अगर टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे, खाना बर्बाद नहीं करेंगे, तो भी आप पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। For example, having the thermostat at 26 degrees or 27 degrees and having a small fan circulation will keep the room cool than keeping the thermostat at 20 degrees in summer, for example. Food waste reduction. Finishing food on a plate can save 90 kilograms of food waste per person annually, cutting down carbon emission and food loss. ये जो मैंने आपको बताया इंडिविजुअलिज्म, कि मेरा अलग से टैबलेट हो जिसमें मैं अकेला नेटफ्लिक्स का शो देखूंगा, और उसी प्रकार से मेरा अलग कार हो और मैं उसमें अकेला ऑफिस या कॉलेज जाऊंगा, ये इंडिविजुअलिज्म से ऊपर हो के अगर हम लोग कार पुलिंग करें कि 2-4 जने एक ही गाड़ी में साथ मिलके जाएं, तो बहुत सारा हम पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, पर्यावरण की मदद कर सकते हैं, अपना भी पैसा बचा सकते हैं। Carpooling can save 380 million liters of fuel daily in India by reducing nearly 8 lakh rides per day. इकोनॉमिक सर्वे ने पाया 3 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। मोदी जी कहते हैं कि हमें खिलौने यानी टॉय मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया में अपना नाम करना है, तो उसके लिए प्लास्टिक, ग्लास ये सब पिघला के आप खिलौने बनाएंगे, तो उसके लिए कोयला जलाना पड़ेगा, तो प्रदूषण तो होगा। अब अगर हम कहें नहीं, ये तो सोलर एनर्जी से सब करो, तो सोलर एनर्जी में सब्सिडी सरकार ने देनी होगी, वरना ये खिलौना का मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगा हो जाएगा। तो यानी अगर हम चाहते हैं नेट जीरो टारगेट हो, मतलब जो भी उत्पादन है उसमें प्रदूषण ना हो, तो सरकार ने सब्सिडी देनी होगी। लेकिन सब्सिडी अगर नहीं दिया तो ये खिलौना महंगा हो जाएगा, तो हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस खराब होगी, लोग चीन के सस्ते खिलौने खरीदेंगे, भारत के नहीं खरीदेंगे। तो इसे कहा गया इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ऑफ नेट जीरो। ये 3 चीज़ों का एक साथ अचीवमेंट करना मुश्किल है। A well-known French economist, Jean Pisani-Ferry, in the context of Europe, wrote that there is an impossible trinity of net zero. That is, policy cannot be at the same time fiscally sustainable and the economy is competitive without giving up on net zero ambitions. And that is what we call it, the impossible trinity of net zero. मान लीजिए आपके पास 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो मुंबई में आप उसमें कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? 5000 स्क्वायर मीटर, मतलब समझो कि उस पर आप 5-6 मंजिल बना सकते हो। जबकि जापान में आपके पास इतना ही प्लॉट है तो आप 13000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनाने की अनुमति है। और वो तो लॉजिकल बात है, क्योंकि जापान आप जानते हैं बहुत छोटा सा देश है, उनके पास ज़मीन कम है, तो वो तो ज़्यादा ही अनुमति देंगे। तो हमें मुंबई में भी ज़्यादा लिबरलाइज करने की ज़रूरत है, जो भी फ्लोर स्पेस इंडेक्स या कंस्ट्रक्शन के रूल्स होते हैं। वैसे आप समझिए, आपके पास अगर 1000 मीटर का प्लॉट है, तो 1000 मीटर की आप कट टू कट तो आप उस पर इमारत नहीं बना सकते ना। सरकारी नियमों के हिसाब से ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कुछ जगह छोड़नी होगी, पार्किंग के लिए कुछ जगह छोड़नी होगी। ये सब के चलते असल में आपके पास इस प्लॉट की हो सकता है सिर्फ 60% या 80% ज़मीन पे ही कंस्ट्रक्शन हो सके। जबकि जापान, सिंगापुर, हांगकांग में ये रूल्स काफ़ी लिबरल हैं कि 90% ऑफ द स्पेस यू कैन डू कंस्ट्रक्शन। तो हमें बिल्डिंग रेगुलेशन में और ज़्यादा डी रेगुलेशन, मतलब विनियंत्रण करने की ज़रूरत है। ऐसा 2025 के सर्वे में भी बात आई है। अगर सारे चूहे बोले बिल्ली को कि बहन आप गले में घंटी लगा दो ताकि जब भी आप आओ तो हम लोग भाग के छिप सके, तो बिल्ली ऐसा थोड़ी करेगी। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कहा जाए कि भाई जो भी मर गया उसका आप टाइम पे पैसा रिफंड कर देना, उसकी फैमिली को मुआवजा दे देना, और हम आपको रेगुलेट नहीं करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। सरकार ऐसा छूट दे तो वो तो बदमाशी करेंगे, सारे क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। उसी प्रकार अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, मतलब ये पोटैटो चिप्स, बर्गर वगैरह, जो भी बिस्किट, केक, पेस्ट्री, उन इंडस्ट्री को बोला जाए कि तुम लेबल चिपका दो और उसमें सब अच्छा अच्छा बना के हेल्दी खाना दो, तो वो थोड़ी करेंगे। बिल्ली गले में थोड़ी घंटी बनाएगी। तो ये जो सॉफ्ट टच रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेशन है, हर जगह पर उपयोगी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, लेकिन सरकार ने कुछ सेक्टर्स पे टाइट रखना जरूरी है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये सब गड़बड़ हो रही है, ऐसा 2024 के सर्वे में बोला, और अल्ट्रा प्रोसेस फूड इंडस्ट्री में भी ये तकलीफ है, ऐसा 2025 के सर्वे में बोला गया है। अमेरिका में आप जानते हैं फोर्ड मोटर कंपनी है, उसके मालिक हेनरी फोर्ड ने एक बार अपने मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दी, सैलरी बढ़ा दी, और जस्टिफिकेशन ये दिया कि भाई मैं इनकी सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा तो ये जाके मेरी कार कब खरीदेंगे। And some of you may have heard that when in the 1960s, when Henry Ford raised the minimum wages for his car workers, he said, otherwise there will not be enough people to buy the cars. तो यानी उद्योगपति ने मिनिमम वेजेस बढ़ाने की जरूरत है, तभी कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तभी अपना जीडीपी बढ़ सकता है। और यही बात इकोनॉमिक सर्वे ने की। हालांकि जब पत्रकार ने उनको पूछा
कि क्या सरकार इस पे कुछ करेगी, मतलब सरकार कानून में और सुधार करके ज़्यादा सैलरी बढ़वा दे, तो ये उसका सही मतलब कड़क जवाब नहीं दिया इन्होंने। ये तो वर्कर और मैनेजमेंट खुद तय करे। तो ये तो वापस वही बात है कि बिल्ली खुद के गले में घंटी बांधे कि ये सब मजदूर हड़ताल पे जाएं और उसके बाद उद्योगपति झुक के इनका सैलरी बढ़ाए, वो तो किस हद तक वाजिब है या पॉसिबल है। इकोनॉमिक सर्वे में मित्तल स्टैंड शब्द का प्रयोग होता है। मित्तल स्टैंड मतलब जर्मनी में ऐसी छोटी कंपनियां जो हमेशा सर्वाइव कर पाती, चाहे इकोनॉमी में तेजी हो यानी बूम, मंदी चले, बस्ट, रिसेशन, तो भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऐसी जो रिजिलियंट स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको बोला जाता है मित्तल स्टैंड। तो वही मॉडल भारत में कॉपी करने की जरूरत है, ऐसा 2024 में भी बोला और 25 में भी बोला है। कुछ दिन पहले मैंने आपको 2 वर्ड सिखाए थे, हेडविंड्स एंड टेलविंड्स। मतलब इकोनॉमी का जहाज अगर जा रहा है तो सामने जो अवरोध पैदा करे वो है हेडविंड्स, और पीछे से जो फूंक मार के आपके जहाज को आगे ले जाए वो है टेलविंड्स। तो 2025 का सर्वे ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन इज नो लॉन्गर द टेलविंड। मतलब वैश्विकीकरण जितना बढ़ता तो भारत में एफडीआई का पैसा आता, भारत का सामान दूसरे लोग बहुत खरीदते विदेशों में, तो इससे क्या अपने जहाज को तेजी मिलती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आ गया, वो बोल रहा है भारत की चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगाऊंगा। यूरोप में भी ऐसा ही माहौल चल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन नहीं, अब तो डी ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। तो ये जो पीछे टेलविंड था वो अब टेलविंड नहीं, उसके सामने प्रोटेक्शनिज्म नाम का हेडविंड हमारे लिए अवरोध पैदा करेगा। कुछ और भी इसकी बातें जो अतरंगी रही। विजय माल्या ने मान लो एक्सिस बैंक से लोन लिया और वापस नहीं चुकाया, उसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन्स। इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट ये किया कि ये जो जहर है बैड लोन रूपी, उसको चूसने के लिए एक सुपरमैन आ जाए जिसका नाम हो बैड बैंक, और वो ये सारा लॉस चूस ले एक्सिस बैंक से, ये सारे लोन पेपर्स खरीद ले। आप कहपन भाई वो तो उसका लॉस ही होगा ना, जहर चूसेगा तो वो भरपाई कौन करेगा? भरपाई अल्टीमेटली टैक्स पेयर करे। और असल में सरकार ने इस चीज़ को बनाया है, उसे हम कहते हैं NARCL एंड IDRCL, ऐसी 2 संस्थाएं बनाई है जो बैड बैंक का काम करती। हालांकि इस पे भी ज़्यादा चर्चा अखबारों में नहीं होगी क्योंकि वो आजकल इतनी उनका फोकस नहीं। टैक्स ऑफिशियल्स काफ़ी आतंक मचाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, फालतू के नोटिस बेचते हैं। तो ये स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में उनके खिलाफ भी शिकायत के लिए अलग लोकपाल होता है, कर लोकपाल यानी कि टैक्स ओम्बड्समैन। तो भारत में भी कानून द्वारा ऐसा एक ओम्बड्समैन बनाया जाए, इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया, लेकिन सरकार ने ये सलाह अभी तक नहीं मानी। वो ऐसा है भाई, बिल्ली खुद के गले में घंटे ही क्यों लगाएगी। टैक्स में हमें कम आमदनी हो रही है। एक बार इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा सजेस्ट किया कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की मदद से लोगों का हृदय परिवर्तन करते हैं। हृदय परिवर्तन ऐसा कि भाईजान तुम टैक्स ज़्यादा भरो तो हम तुम्हारी आरती उतारेंगे। मतलब प्रैक्टिकली बात ऐसी कि मान लो सलमान या अक्षय कुमार ज़्यादा टैक्स भरे, जो उसके नाम का चौराहा, उसके नाम का रोड, उसके नाम का पब्लिक हॉस्पिटल, उसके नाम का एयरपोर्ट कर दिया जाए। दूसरा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप 10 लोग सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भरें उनकी एयरपोर्ट चेकिंग ना हो, VIP लेन में उनको जैसा रॉबर्ट वाड्रा को एक ज़माने में मिलता था ऐसा फास्ट बिना चेकिंग के वो जा सके। ऐसी सब चीज़ें करेंगे तो लोग ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि अगर मैं ज़्यादा इनकम टैक्स भरूंगा या ईमानदारी से भरूंगा तो मुझे ऐसा सब सम्मान मिलेगा। तो ये भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। उसी तरह सब्सिडी को लोग खुद से ही गिव अप कर दे, मुझे नहीं चाहिए सब्सिडी, तो उनका भी ऐसा सम्मान किया जाए, बातें थी। ह्यूमन डेवलपमेंट पे आते हैं। ये परिवार को देखो, ये सबसे बड़ी बेटी है, मतलब बेटी पैदा हुई, फिर उनको नहीं हमको बेटा चाहिए तो दोबारा ट्राई किया, दूसरी भी बेटी हुई, फिर तीसरी बार ट्राई किया तो बेटा हुआ, फिर उन्होंने चौथा बच्चा पैदा नहीं किया। इसका मतलब क्या? एक प्रकार से इनको ये 2 बेटियां जो हैं वो अनवांटेड थी, उनको बेटा चाहिए था। तो इसको इकोनॉमिक सर्वे ने नाम दिया सन मेटा प्रेफरेंस, बेटे की चाह ज़्यादा होना। और उसने सब डेटा एनालिसिस किया कि कहाँ पर ये जो लास्ट चाइल्ड है उसका जेंडर क्या था, उसके पहले वालों का क्या जेंडर था, और कुछ भारत के अंदर 2 मिलियन अनवांटेड गर्ल चाइल्ड हैं, ऐसा कुछ वो डेटा लेके आए। हालांकि ये सब ग्राफ एनालिसिस में उसने ये भी पाया कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बाकी से बेहतर परफॉर्म करते हैं, चाहे वो ये सेक्स रेशियो हो, महिलाओं पर अत्याचार, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितनी महिलाएं नौकरियां कर रही या नौकरी की तलाश में हैं। तो जो उत्तर भारत के राज्य हैं उसके मुकाबले उत्तर पूर्व के राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य ज़्यादा बेहतर है। अब प्रश्न ये भी हो कि भाई तो हरियाणा में तो इतनी तरक्की है, इतना पैसा है, तो आसाम या नागालैंड की महिलाओं की स्थिति उनसे ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकती? उसका ये कारण कि जो समाज का महिलाओं को देखने का, उनको स्वीकृति देने का, उनके काम को इज्जत देने का जो सोच होनी चाहिए वो भी उतनी महत्वपूर्ण है।
तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट एंटीडोट टू वीमेन एक्सप्लॉयटेशन। महिलाओं के शोषण का जो जहर है उसका इलाज आर्थिक वृद्धि नहीं है कि पैसा आ जाएगा सबके पास तो अपने आप महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। मित्रों, आप पहली इमेज देखो, 2005 में गुरुग्राम के अंदर डेवलपमेंट कितना कम था और 2021 तक कितना बढ़ गया। उसमें भी आप थोड़ा और जूम इन करेंगे, कुछ इलाकों में आप पाएंगे बहुत सारे नए गोल्फ क्लब बन गए हैं। गोल्फ क्लब कौन जाता है? मालदार पार्टियां, अमीर लोग जाते हैं। तो इसका मतलब उस एरिया में, उस आसपास के एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रहा था। तो जीआईएस और सैटेलाइट मैपिंग द्वारा सरकार ने ये विसंगतियों को पकड़ा और उसके बाद ज़्यादा नोटिस भेजना और तब टैक्स के टाइट करने की काम हुई। यानी कि साइंस का भी इकोनॉमी में और टैक्स चोरी को रोकने में काफ़ी महत्व है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे ने बातें की। स्वच्छ भारत के तहत सरकार क्या चाहती है? लोग खुले में शौच में नहीं जाए, ओपन डेफिकेशन को बंद करना है। इसके भी साइंटिफिक कारण और साइंटिफिक जस्टिफिकेशन इकोनॉमिक सर्वे ने दिया। गरीब बच्चे खुले में शौच में जाते हैं और फिर भी वो हाथ नहीं धोएंगे और सब जो गंदगी है तो पेट में कीड़े लग जाएंगे, वॉर्म्स, और उनकी जो अंतड़ियां हैं, इंटेस्टाइन है, उसमें सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन। उसके बाद उसे सरकार ये मध्याह्न भोजन योजना में काजू बादाम भी खिलाए, ब्रेन का विकास नहीं होगा। इसलिए स्वच्छ भारत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार गरीब महिलाएं जो खुले में शौच जाती हैं तो सेफ्टी और मॉडेस्टी के चलते वो प्रयत्न करेंगे कि बहुत ही सुबह सुबह जल्दी जाते हैं, फिर पूरा दिन जाना नहीं पड़े उसके लिए हम जानबूझ के भोजन और पानी कम लेंगे, रिड्यूसिंग द फूड एंड वाटर इनटेक। उसके चलते होता क्या है? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण बढ़ता है। और ऐसे खुले में शौच में जाने से महिलाओं को यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई बढ़ जाता है। उसके चलते जो बच्चे का बाल प्रसव है उस वक्त इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, ये सब बढ़ जाता है। तो ये सबको रोकने के लिए स्वच्छ भारत ज़रूरी है। मतलब एक तो एंगल है ही कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, लेकिन उसके सामने ये साइंटिफिक रीजनिंग भी इकोनॉमिक सर्वे ने दी थी। मित्रों, ब्रूसली की ब्लॉकबस्टर मूवी एंटर द ड्रैगन में एक आइकॉनिक सीन है कि वो अपने शिष्य को दिखा रहा है कि चांद को देखो, लेकिन वो शिष्य सिर्फ उसकी उंगली को देख रहा है। तो बात आप समझो, आपको उंगली से क्या दिखाया जा रहा है? चांद, तो चांद को देखो, उंगली को देखने मत बैठो कि देखो ये फिंगर के अंदर 3 बोन्स होते हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल फैलेंक्स। नो, यू हैव टू फोकस ऑन द मून। उसी प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे जो आया तो हमें देखना क्या है कि भाई उसमें डेटा क्या चल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे भविष्य के लिए क्या सजेशन दे रहा है? दैट इज द मून, वो है चांद। इकोनॉमिक सर्वे खुद में फिंगर है। तो मतलब मैं उसकी ट्रिविया में जाऊं कि देखो पहले 2 वॉल्यूम में बनाते थे, फिर अब सिर्फ 1 वॉल्यूम में पब्लिश किया जा रहा है। पहले ये जो एक्स टॉपिक है वो वाई चैप्टर में लिखते थे, लेकिन अब उसको अहमियत देने के लिए जेड नंबर के चैप्टर में डाल रहे हैं। ये सब जो खुद की ट्रिविया है, तो इवन कौन बनेगा करोड़पति में ऐसा कोई पूछने वाला नहीं। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच फालतू की चीज़ें, लिस्टिकल्स, जो कि यूट्यूब पे, शॉर्ट्स में, अखबारों में, उनकी वेबसाइट्स पे चलती रहती है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे लिखने वाले ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया उसका आचरण यूपीएससी में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वो जीवन बोध और करियर बोध के लिए हम ले लेते हैं। सबसे पहले ये 2014 से 18 तक अरविंद सुब्रमण्यन थे। उनकी जो हर सर्वे में डबल डोल की टाइप बात हो, एक बार कुछ बोले, अगले सर्वे में वो उससे मुकर जाए। सबसे पहले इन्होंने ऐसा बोलना चालू किया, जनधन आधार मोबाइल, मतलब गरीबों के जनधन बैंक अकाउंट खोलो, उसको मोबाइल से लिंक करो, उससे आधार कार्ड से लिंक करो, और फिर गरीबों को अलग अलग योजनाओं का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के जरिए भेजो, ऐसा उन्होंने बोला। फिर दूसरे साल के सर्वे में खुद की बात से मुकर गए कि नहीं नहीं, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं तो ये तो गरीब लोग तो दारू में उड़ा देंगे, जुए में उड़ा देंगे, इसलिए कुछ तो इनको सीधा अनाज फिजिकल अपटेक के रूप में देना चाहिए। फिर उसके 1-2 साल बाद फिर से सर्वे लिखा तो अपनी पुरानी बात से मुकर गए, नहीं नहीं, ये सब उनको अनाज देंगे, उसमें भी करप्शन में, लीकेज में चला जाता है, तो सारी योजनाएं बंद कर दो और सब गरीबों को 7,000 से 12,000 रुपये यूनिवर्सल बेसिक इनकम सीधा पैसा दे दो। मतलब एक प्रकार से रेवड़ी बांट दो, क्योंकि योजनाएं ठीक से चल नहीं रही, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लिखते रहे। हालांकि 2018 तक इन्होंने जो बातें करी थी, अगर हम आए अब 2025 में तो कुछ तो अमल दिखता है। जैसे सरकार की एक प्रधानमंत्री किसान योजना है, पीएम किसान, उसमें किसानों को 6,000 मिलता है। अलग अलग राज्यों ने महिलाओं को इतना 2,000 रुपये, 2,100 रुपये देंगे, ऐसी योजनाएं शुरू की। कारण क्या है? आप कहे वो वोट जीतने हैं वगैरह, लेकिन उससे भी गहरी आप बात समझो
कि पिछले 10 सालों में जितनी महंगाई बढ़ी है उसके सामने लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है, और जो योजनाएं चलती हैं उनसे उनका सेम टू सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करना या बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करना भी असंभव हो रहा है। तो अब पैसा बांटना ज़रूरी हो गया। तो ये भी एक तर्क है सामने। आगे उसके बाद आए ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, उनका भी सब विचार डबल डोल की टाइप के चलते रहे। शुरुआती सर्वे में तो बहुत सख्ती से उन्होंने बोला कि सरकार ने ज़्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए, फिजल डेफिसिट खराब चीज़ है, हमें सब राजकोषीय एकत्रीकरण फिजल कंसोलिडेशन करना चाहिए। कुछ दिन पहले आप याद करो, मैंने वो कश्मीर का वीडियो बनाया था, उसमें हमने ये सब विषय और टर्म्स शब्दों को सीखा था। तो शुरुआत में क्या बोलते हैं शुरुआती सर्वे में, नहीं नहीं फिजल डेफिसिट खराब चीज़ है, कर्जा सरकार को कम लेना चाहिए। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं 2019, 20, 21, तो वैसे भी कोरोना और उसके बाद सरकार को बहुत सारे ये सब फिजल स्टिमुलस पैकेज देने पड़े, तो सरकार को खुद से उधारी में ज़्यादा पैसा लेना पड़ा। तो अब वो उसको जस्टिफाई करने के लिए अपना पूरा राग बदल देते हैं कि नहीं नहीं फिजल डेफिसिट ज़्यादा होना वो इतनी चिंताजनक चीज़ नहीं है, दे दनादन उधारी लेके भी पैसा खर्च करना चाहिए। और जो क्लासिकल थिंकर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, लाइक डेविड रिकार्डो, जिन्होंने इसका मना किया था, वो सब तो सस्ता नशा करते थे। आज के ज़माने में ये सारी तर्क उतने उपयोगी नहीं है, दे दनादन खर्चा करो। अब आपको प्रश्न होगा भाई कि इसमें से जीवन बोध क्या है? जीवन बोध ये है कि वक्त वक्त पर ज़रूरत पड़े तो डबल ढोलकी हो जाना चाहिए। राजनेता और अर्थशास्त्रियों से ये सबक लेना है कि पुरानी बात पे कायम रहना ज़रूरी नहीं है। माहौल बदले, हालात बदले, उस हिसाब से अपनी बातों को, अपने सुझावों को, अपनी नीतियों को बदल देना चाहिए। झंडा लेके खड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि मैं अड़िग हूँ, वरना फिर क्या होता है, आप बह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक सिस्टम में एक है कैपिटलिज्म अमेरिका में, कि बाजार शक्तियों को खुली छूट है, वही सब चलाएंगे। और सामने ये नॉर्थ कोरिया में, चाइना में वगैरह में चलेगा सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कि हर चीज़ सरकार तय करेगी कि क्या प्रोडक्शन करना है, कोई सारी सब सरकारी प्रॉपर्टी होगी, सरकारी कंपनियां होगी। लेकिन आप पाएंगे धीरे धीरे चाइना भी ऐसी नीतियां बनाता है कि जहां पर वो कैपिटलिज्म की तरफ, फ्री मार्केट की तरफ जाता है, कि बिजनेसमैन को ज़्यादा छूट दी जाए, विदेशों को एफडीआई में बहुत सारा पैसा लाने दिया जाए वगैरह। तो वो भी आप समझो झंडा लेके ऐसे खड़े नहीं रहे कि हम कम्युनिस्ट हैं तो बस ऐसा ही करेंगे। प्रैक्टिकली दे आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। और बाकी सभी देश, प्राइम मिनिस्टर नेहरू के ज़माने में जो भारत का रवैया और सॉफ्ट कॉर्नर था सोशलिज्म के प्रति, उसके मुकाबले अभी आप देखो एलपीजी रिफॉर्म्स जो नरसिम्हा राव ने लिए, और उसके बाद मोदी सरकार और उसको आगे बढ़ा रही है। वक्त की ज़रूरत है। अब थोड़ा कैरियर बोध लेते हैं। 2018 से 21 तक एक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन वो इकोनॉमिक सर्वे लिखते थे। 2021 में उनका जो टेन्योर खत्म होना था उससे पहले ही शायद उन्होंने रिजाइन दे दिया कि पर्सनल रीजन है, मुझे अब काम नहीं करना। फिर कुछ समय तक इधर उधर मोदी सरकार की नीतियों की कुछ निंदा की। फिर 2024 से मैं देख रहा हूँ आजकल ये प्रखर मोदी समर्थक बन गए हैं। पॉडकास्ट में भी जाके सब नीतियों को जस्टिफाई करे। फिर ये बताया कि कैसे मनमोहन सिंह ने 11 राज्य सरकारों में हटा दिया था और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया था, जबकि मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो इसमें करियर बोध आप क्या देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि भाई तो 2021 से 24 में ये 3 साल आप वेस्ट नहीं करते तो शायद आरबीआई गवर्नर आज आप होते। हालांकि वहाँ पर भी आईएएस लॉबी का जोर है, उस पर भी मैंने अलग वीडियो बनाया था। मैं अपील में अब शक्तिकांता दास नहीं है तो नए भी जो आए तो आईएएस अधिकारी हैं, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट एंड सो ऑन। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी आगे चल के आरबीआई गवर्नर बने हैं। मनमोहन सिंह बने थे, रघुराम राजन बने थे, तो मुझे लगता था कि कभी ये भी बनेंगे। लेट अस होप एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। करियर बोध ये भी मुझे दिखता है इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमी सब्जेक्ट को परस्यू करने वाले लोगों के लिए सरकार की निंदा करने में बहुत फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं रघुराम राजन या अमर्त्य सेन जैसा एकदम प्रखर विद्वान हूँ कि अमेरिका की या ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में मुझे काम मिल जाएगा, तो अलग बात है। बाकी तो फिर आप समझो, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने कोई इकोनॉमी पे नई किताब लिखी, ये यूजीसी उसे रेकमेंड करे या कॉलेज के सिलेबस में ऐड करा दे ताकि मुझे बुक सेल्स मिले, रॉयल्टी मिले, या मुझे कोई सरकारी निगम में, फाइनेंस कमीशन में, आरबीआई में कोई पोस्ट मिल जाए, राज्यसभा का पद या पद्मश्री मिल जाए, तो फिर उसके लिए आप समझो यू हैव टू मैनेज योर करियर वाइजली। ये जीवन बोध है, करियर बोध है। हिस्ट्री से सबक लेना चाहिए। कुछ लोग दिल पे ले लेंगे, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, तर्क सुनने की भी आदत होनी चाहिए और तर्क से नहीं अग्री करने की भी आप में क्षमता होनी चाहिए। नहीं भाई ये तुम सब गलत बात बोल रहे हो, हमें तो ऐसा ऐसा करना। आई अग्री विथ यू। वही तो है एक अवेकन्ड नागरिक की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। तो नागरिक चेतना के लिए मैंने आपको कुछ मुद्दे बताए। आगे कि प्रीलिम्स और मेंस में ये इकोनॉमिक सर्वे में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं,
और कम से कम एफर्ट और कम से कम टाइम के साथ कैसे इसे ख़त्म किया जाए। देखिए, परीक्षा में उपयोगी तो है, लेकिन इतना भी उपयोगी नहीं कि छाती पे इसका नाम गुंदवा दिया जाए। मेंस में कैसे प्रश्न पूछेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे ने जो सजेशन दिए हैं, हाउ टू इम्प्रूव द जीडीपी, जॉब्स कैसे क्रिएट करें, एक्सपोर्ट कैसे प्रमोट करें, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास कैसे लाएं, प्रश्न आते हैं। और प्रीलिम में डेटा सेट के प्रश्न यूजुअली आते हैं। सैंपल मैं आपको देता हूं कि प्रीलिम में डेटा सेट के कैसे प्रश्न आए। मैं 5 तक गिनता हूं, वीडियो पॉज करके आप देखना। कुछ बार अतरंगी सवाल भी आते हैं। पहले मुझे आपको टॉपिक समझाना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता पाऊंगा अतरंगी कैसे। देखिए, इंश्योरेंस में एक प्रोडक्ट होता है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मान लो आप तय करो कि मैं साल में 1 लाख रुपए इसमें प्रीमियम या सब्सक्रिप्शन फी दूंगा, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि जो 1 लाख है उसके अंदर से 80% आप शेयर बाजार में जाएगा और 20% इंश्योरेंस माना जाएगा। मतलब आप मर गए तो 20% का 5 गुना ज़्यादा बोल के 20,000 के सामने 1 लाख रुपये मिलेंगे, वगैरह वगैरह कुछ होगा। और ऑप्शन बी आपको दिया जाए कि आपका ये 1 लाख रुपया है, उसमें से शेयर बाजार में 10% इन्वेस्ट करते हैं और 90% इंश्योरेंस का होगा कि मर गए तो फिर वो पैसा आपकी फैमिली को बढ़ चढ़कर मिलेगा। अब आप चूज़ कीजिए कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप प्रीफर करेंगे। ज़्यादातर लोग प्रीफर करेंगे ऑप्शन ए, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, मैं जब तक जिंदा हूं तो मेरा पैसा ग्रो हो और मुझे ही वो इस्तेमाल करने के लिए मिले। तो इंश्योरेंस का सेगमेंट वो कम रखते हैं, शेयर बाजार में जाने वाला सेगमेंट वो ज़्यादा रखते हैं। तकलीफ कब होगी कि मान लो वो मर गया जब, तो फैमिली को पैसा बहुत कम मिलेगा, क्योंकि उसने इंश्योरेंस वाले जो ब्रैकेट है उसमें कम पैसा रखा था। तो इसे हम क्या कहें, इकोनॉमिक्स में इसको बोला जाता है फाइनेंसिंग गैप या इंश्योरेंस गैप, कि जितनी ज़रूरत थी उतना बीमा व्यक्ति ने लिया नहीं था। अब एक क्वेश्चन आएगा अतरंगी, आप इसको वीडियो पॉज करके देखो। 5 में गिनता हूं। देखिए, अभी मैं पहले स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा, वो मैंने पढ़ाया था फ्री में ही, लेकिन अभी अपना फोकस सेकंड स्टेटमेंट पे रखो। इंश्योरेंस के बारे में ये जो प्रश्न पूछा है, असल में 2022 के इकोनॉमिक सर्वे में से उन्होंने ये उठा के पूछा। और कब पूछा, 2024 की सीडीएस परीक्षा के अंदर, मतलब 2 साल पहले का ऑब्जर्वेशन इन्होंने अब पूछा। ये काफ़ी मुश्किल है 2 कारण से, कि यूपीएससी की जो सीडीएस परीक्षा होती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स में अधिकारियों की भर्ती के लिए, तो उसमें इंश्योरेंस के नाम पे एक तो सवाल कम आते हैं, आते भी हैं तो सरकारी योजनाओं के आते हैं। इतना 2 साल पुराना पूछेगा ये तो रिवाज ही नहीं था। इवन आईएएस की खुद की प्रीलिम्स में भी कुछ ऐसा ही रुख रहता है। आईएएस की मेंस में भी इंश्योरेंस के कुछ सुझाव दीजिए, क्या समस्याएं हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी पूछते हैं। तो मैं कबूल करता हूं मैंने ये नहीं पढ़ाया था सेकंड स्टेटमेंट, और मैं ध्यान रखूंगा आगे अपना मटेरियल जब अपडेट करूंगा तो उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। उसके मुकाबले ये जो दिल्ली के कोचिंग माफिया और यूट्यूब पर चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग हैं, वो कभी कबूल नहीं करेंगे कि उन्होंने नहीं पढ़ाया था। वो आप पर ही दोषारोपण करेंगे, आपको गिल्ट में डालेंगे कि देखो तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि यूपीएससी टेस्टिंग IQ नहीं EQ, और ये 2 साल पहले का भी तुमको पूछने वाले थे। खुद का मटेरियल वो कभी अपडेट नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस मेंटालिटी से। कुछ लोग ऐसी भी PR टूलकिट चलाएंगे कि देखो यूपीएससी की सीडीएस परीक्षा में इतने अतरंगी सवाल आ रहे हैं, तो आईएएस में भी ऐसा सब होने वाला है, इसलिए अब से इकोनॉमिक सर्वे एक अलग सब्जेक्ट है। वो इकोनॉमी की छतरी के नीचे नहीं, वो अलग सब्जेक्ट है, बिकॉज वी वांट टू सेल अवर सेपरेट कोर्स ऑन इकोनॉमिक सर्वे। तो ध्यान रखना, ये सब टूलकिट वाले हैं, उनको बस आपकी जेब से पैसा लेना है। ये बात सही है कि जटिल सवाल आ रहे हैं, पर समझो ये तो एक ऐसा जटिल है, बाकी सब चीज़ें इतनी नहीं होती, मैनेजेबल होती हैं। और वैसे भी कट ऑफ का भी 100 आउट ऑफ 100 तो होता नहीं। आगे बढ़ते हैं। मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमी में कि कैसे जीडीपी, जॉब, एक्सपोर्ट को इंप्रूव किया जाए, और यहाँ पर आप इकोनॉमिक सर्वे के ऑब्जर्वेशन कोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके कुछ सैंपल क्वेश्चन देखो। तो ऐसे प्रश्न वो इकोनॉमिक सर्वे को सजेस्ट करता है 1-2 साल के बाद के मेंस एग्जाम में वो पूछा जाता है। अब एक बार इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि देखो बेबी सीटर, केयर गिवर, मतलब किसी को कैंसर या बूढ़ी व्यक्ति है उसका रोज़ का सब देखभाल करनी है, या कोई महिला जो किसी और के घर में जाके रसोई बनाती है, तो इन तीनों को पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है मतलब कि वो मोनेटाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा है, और उन्होंने जो भी काम किया वो भारत देश के जीडीपी में गिना जाएगा, महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में गिना जाएगा। लेकिन उसके मुकाबले अगर कोई महिला खुद के बच्चे का ध्यान रखे, खुद का खाना पकाए घर के लिए, तो ये सब तो
जीडीपी में काउंट नहीं होगा क्योंकि उनको उसकी सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन ये सब जो काम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, केयर इकोनॉमी। इस केयर इकोनॉमी को भी कैसे मोनेटाइज किया जाए, महिलाओं को कैसे कुछ पैसा मिले, इसके सब सजेशन उन्होंने दिए थे। और फिर 2023 में एक प्रश्न पूछा, वीडियो पॉज करके देखना, मैं 5 गिनता हूँ। तो हाँ, यूपीएससी मेंस में इकोनॉमिक सर्वे से ऐसे सवाल आते हैं, मतलब जो सर्वे ने सजेशन दिया। अब ये एक अतरंगी सवाल है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स किया, आपको C++ में कोडिंग करना आता है, लेकिन बाजार में सिर्फ जावा, PHP और HTML के साथ जुड़े कोडर्स की ही वैकेंसी हो, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को आप क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि आपके पास जो स्किल सेट है, लेकिन बाजार में उस स्किल सेट की जॉब की डिमांड नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न पूछा, मैं 5 गिनता हूं, पढ़ना। देखिए प्रश्न में पूछा क्या है। क्या प्रश्न में उसने ये पूछा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कैसे कम करे? जवाब है नहीं। क्लिक नहीं हो रहा है, फिर से देखो। वो प्रस्तावना में लिखा है, प्रश्न कुछ और है। प्रश्न क्या पूछा है उसने, बेरोजगारी कम करने का नहीं है। प्रश्न ये पूछा है कि ये जो बेरोजगारी का हम सर्वे करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसकी मेथड को कैसे इंप्रूव किया जाए, बेरोजगारी नापने का तरीका कैसे दुरुस्त किया जाए। दैट इज द क्वेश्चन। ये भी इकोनॉमिक सर्वे ने ऑब्जर्वेशन दिया था और पूछा गया। हालांकि मैं कबूल करता हूं, मैंने ये इतना टेक्निकल पढ़ाया नहीं था, क्योंकि ऐसा पूछने का रिवाज नहीं था, और अगर पढ़ के भी जाते तो इतना याद भी क्या रहने वाला था। तो मैं कबूल करता था, हाँ नहीं पढ़ा था। शायद भविष्य में भी ऐसा टेक्निकल चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी खराब रहता है। अब इसको एक देख के ऐसे समझो 20 और कंसेप्ट होंगे, और 150 या 250 शब्दों के लिए जितना तैयार करना पड़े, तो बेहतर है कि कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा जाए। अपने पास टाइम इनफाइनाइट नहीं है। इसके मुकाबले जो कोचिंग माफिया हैं और यूट्यूब के छपरी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कबूल नहीं करेंगे। वो बस आप पे दोषारोपण करेंगे कि तुमको सपना आ जाना चाहिए था, कि क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया है तो ये यूपीएससी पूछेगी, यूपीएससी टेस्टिंग IQ नहीं EQ। हम अपना मटेरियल अपडेट नहीं करेंगे और हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो आप इस मानसिकता से बचिए। ऑपोजिट भी हो सकता है कि वो लोग अब ऐसा टूल किट चलाएं कि देखो इकोनॉमिक सर्वे एक अलग सब्जेक्ट है और इसलिए हमारा अलग कोर्स खरीद लो। ये जो डेटा और मैप्स दिए गए हैं, ये असल में माइग्रेशन का डेटा है, कि जो लाल रंग के स्टेट्स हैं वहाँ पर माइग्रेंट्स आते हैं, और जो राइट हैंड साइड में ये वाला डेटा है, ये जो ब्लू लाइंस हैं, वो असल में रेलवे की टिकट कितनी बिक रही है। वो रेलवे टिकट सेल से आप पाएंगे कि इधर देखो, बिहार और दिल्ली के बीच काफ़ी रेलवे टिकट बिकते हैं। गुजरात से तमिलनाडु में काफ़ी रेलवे टिकट बिकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गुजरात से माइग्रेंट जाते हैं तमिलनाडु, वहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और वहाँ की IT इंडस्ट्री में काम करने। और साल में 5 लाख गुजराती माइग्रेंट्स तमिलनाडु जॉब के लिए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पहले नहीं पता थी, लेकिन बिग डेटा एनालिटिक्स की मदद से पता चली। अब ये 2017 में इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। इंटरेस्टिंगली प्रश्न इसका 2015 में पूछ लिया था, 2 साल पहले। वीडियो पॉज करके देखो, 5 गिनता हूं। मतलब प्रश्न पहले पूछा, जवाब के लिए डेटा 2 साल बाद आया। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। अब खैर, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? यूजुअली तो सजेशन टाइप के आते हैं जो मैनेज हो जाए। कुछ बार अतरंगी भी चीज़ें पूछते हैं मेंस में, तो मैनेज नहीं हो पाती। अब प्रश्न है कि इसको कम से कम एफर्ट, कम से कम टाइम में कैसे फिनिश किया जाए, कैसे इसको पढ़ा जाए। हाँ तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इकोनॉमिक सर्वे को कितना पढ़ना है, क्या इसे जल्दी खत्म करने के कोई शॉर्टकट या हैक्स हैं, और किस टाइप के सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं। देखिए, प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स और डेटा रखना है। जैसे कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 to 6.8% रहेगा, ऐसा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का अनुमान है। ये फैक्ट आपको रटना है। हो सकता है आईएएस प्रीलिम में ना पूछे, क्योंकि ये बहुत फेमस फैक्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी जो परीक्षा होते हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक, स्टेट सर्विस हो, वो पूछते हैं ऐसे सवाल। तो ये एक आंकड़ा रटना है। अब क्या ये रटने के लिए हमें इकोनॉमिक सर्वे के 500 पेज पढ़ने? जवाब है नहीं। ये तो कोचिंग के नोट्स में आ जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स की जो फ्री मैगजीन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं उसमें आ जाएगा, अखबार में आ जाएगा। तो काम स्मार्ट तरीके से करो। प्रीलिम के लिए इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स रटने करेक्ट, लेकिन खुद से पूरा 500 पेज नहीं पढ़ना उसके लिए। मित्रों, खुल गया ताला। जी हाँ, अगले 7 दिनों के लिए सारे पेड कोर्सेज फ्री में अनलॉक, ऐसा अनअकैडमी का ऑफर है। लेकिन इसमें शर्त है कि एक मोबाइल नंबर से एक ही बार एक्टिवेट होगा, तो पिछले साल होली में या कभी अनलॉक किया होगा तो फिर से नहीं होगा। और इसमें फ़ायदा ये है कि सारे पेड कोर्सेज आप देख सकते हैं, उसका मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं वगैरह। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में।
अब इसका फ़ायदा उठा के आप जाओ मेरी प्रोफाइल पे मुनाल पटेल, और उसमें जो लास्ट रिकॉर्डेड मेरा इकोनॉमी का कोर्स कंप्लीट हुआ था PCB-12, उसके पावर पॉइंट हैंडआउट लेक्चर वो सब आप देख लेना, ताकि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जब मैं आगे और पढ़ाऊँ तो आप उसे अप्रिशिएट कर सको। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स डेटा रटने, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट का ट्रेंड, करंट अकाउंट डेफिसिट, जॉब्स और कौन से सेक्टर में ज़्यादा लोग नौकरी करते हैं, एग्रीकल्चर में एरिया अंडर कल्टीवेशन, कौन से इलाके में क्या खेती बाड़ी हो रही है, ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे में डेटा होता है। खुद से नहीं पढ़ना है पूरा 500 पेज, कोचिंग मटेरियल में देख लेना है। तो एमसीक्यू की मैंने बात की, अब हम बात करें मेंस की, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर की। तो इसमें भी ऑफकोर्स इकोनॉमिक सर्वे में से अलग अलग सजेशंस आपको पूछे जाते हैं, लिखे जाते हैं। मैं आपको कुछ PYQ भी दिखाऊंगा आगे वीडियो में, लेकिन इसके लिए भी पूरा सर्वे पेज टू पेज, फर्स्ट पेज टू 500 पेज नहीं पढ़ना है। सिर्फ अलग अलग चैप्टर्स के शुरुआती इंट्रोडक्शन और अंत में जो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिए हैं उतना देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते क्या नौकरियां खतरे में आ जाएंगी, चैप्टर 13 में उसने बात की है। तो इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआत में जो इटैलिक्स फॉन्ट में दिए 2-3 पैराग्राफ वो पढ़ने, और लास्टली कंक्लूजन, निष्कर्ष में जो दिए होते हैं पॉइंट्स वो पढ़ने। आपके कोचिंग मटेरियल में आएगा ना, नोट्स में आएगा ना, यू आर राइट, लेकिन जो फुल लेंथ सेंटेंस पूरे वाक्य जो लिखने हैं उसमें जो ग्रामर, वोकेबुलरी का ध्यान रखना है वो आपका तभी डेवलप होगा जब आप पूरा इस प्रकार के फुल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। हालांकि अब क्योंकि प्रीलिम्स करीब आ रही है तो अभी के अभी ये नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद याद रखना ये आपका होमवर्क है, सारे चैप्टर्स डाउनलोड करके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पढ़ने हैं। हो सकता है कुछ चैप्टर्स के अंदर कंक्लूजन ना हो तो मत पढ़ो ना, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाओ। अब इतना भी स्कूल के बच्चे जैसी अपने को बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर कंक्लूजन लिखा ही नहीं है उसने तो क्या पढ़ना, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ो। मित्रों, इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट फॉर UPSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो क्या क्या पढ़ना होता है? कुछ तो थियरी कि GDP की क्या फॉर्मूला है, CRR, रेपो रेट, ये सब क्या होता है। फिर कुछ होती है गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ होता है करंट अफेयर्स, कुछ होता है इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का डेटा, और मेंस के लिए होते हैं इकोनॉमी के लिए सजेशन, कैसे GDP बढ़ाएं वगैरह। तो इकोनॉमिक सर्वे का मेन यूटिलिटी कहाँ पर है? एक तो ये अलग अलग डेटा, और दूसरा अलग अलग सजेशन फॉर मेंस एग्जाम। यहाँ इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। आप समझो, थियरी इकोनॉमिक सर्वे से नहीं पढ़नी है। थियरी के लिए मैं आपको बुक्स जो रेकमेंड करूँ, सबसे पहले क्लास 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी की NCERT किताब। इकोनॉमी सब्जेक्ट है, तुम ज्योग्राफी कहाँ बोल रहे हो? उपयोगी है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उपयोगी है। इसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वगैरह की जो बेसिक जानकारी है, पोर्ट्स क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब आप पढ़ें। वो आपकी फाउंडेशन क्लियर होगी तो इकोनॉमिक सर्वे को आप बहुत जल्दी प्रोसेस कर पाएंगे। तो पहला होमवर्क आपका क्या हुआ? ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 की NCERT। PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपको आग्रह भरी सलाह है, किताब को खरीद के पढ़ो। ये समझो 70 to 100 रुपये में आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। बुक का क्या फ़ायदा है? बुक लेके जब बैठे, फिजिकल बुक, PDF नहीं, फिजिकल बुक, मोबाइल एक तरफ रखो, सिर्फ इसको खोल के पढ़ना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे। वरना PDF में तकलीफ क्या, लोग ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके जल्दी निपटा देते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ऐसा, और फिर जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं उनसे मैनेज नहीं होते। तो फर्स्ट इज क्लास 12 NCERT ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरा, बाकी जो इकोनॉमी की थियरी पढ़नी है, जैसे GDP, पॉवर्टी वगैरह, महाराष्ट्र की क्लास 11-12 की बुक्स आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, जो मैंने इधर लिखे हैं वीडियो पॉज करके पढ़ना, ये चैप्टर्स ही देखने। आपके NCERT क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं सजेस्ट करते, जवाब है नहीं। आप कंपैरिजन देखो, उस तरफ जो है NCERT क्लास 12 में जो GDP कैसे समझाया है, ऐसे पैराग्राफ कुछ दिमाग चक्रम हो जाए, उसके मुकाबले वही GDP तमिलनाडु और महाराष्ट्र की किताबों में बहुत अच्छे से और आसानी से, मतलब कोचिंग मुक्त, बिना कोचिंग या बिना वीडियो देखे भी आदमी खुद से पढ़ के समझ सके, ऐसा बेहतरीन लिखा है। तो या तो तमिलनाडु या तो महाराष्ट्र, उसमें से जो आपको ठीक लगे ऑनलाइन डाउनलोड करके आप उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ें। इन दोनों में से कौन सा अच्छा? अगर मुझे बोलना हो तो मुझे महाराष्ट्र और ज़्यादा अच्छा लगा, उनकी टेक्स्ट बुक। तो 11-12 के इतने इतने चैप्टर्स आप देख लेना। उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इट बेटर। हाँ, तो बात क्या हुई? थियरी में NCERT और महाराष्ट्र की ये किताब देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे तो आपका जल्दी प्रोसेस होगा। योजनाओं के बारे में देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ये मान के चलता है कि आपको सारी थियरी पता है, आपको सारी सरकारी योजनाएं पता है, तो वो तो एक एक लाइन में निपटा देगा। जैसे एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसमें 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है,
तो यहाँ देखो उसने एक लाइन में ही निपटा दिया, और फिर वो सिर्फ डेटा देगा कि इतने नए पेशेंट एनरोल हुए, इतना पैसा अलॉट हुआ वगैरह। इतनी कम जानकारी से एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो सकता। आप समझिए इतने एक लाइन के फैक्ट से एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो सकते। यूपीएससी में इवन सीडीएस और सीएपीएफ जैसी जो परीक्षाएं हैं उसमें भी 3-4 स्टेटमेंट पूछते हैं योजनाओं के आजकल। तो योजना के सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जो इकोनॉमिक सर्वे में नहीं होते उसके लिए सरकार की एक और किताब आती है इंडिया ईयरबुक, वो आपको देखनी चाहिए, लेकिन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी ने उसकी फ्री समरी पीडीएफ बनाई है, आप नीचे लिंक में दिया है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब योजनाएं जो तैयार करनी है, योजनाओं का थियरी या फैक्ट्स जो तैयार करना है, इकोनॉमिक सर्वे से बेहतर किताब है इंडिया ईयरबुक, और वो भी खरीदनी नहीं, फ्री समरी डाउनलोड करना। तो अब आप देखिए कुल मिला के सीन क्या बनेगा। इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट, थियरी तो टेक्स्ट बुक से, डेटा और सजेशन थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे से, और योजनाओं की जानकारी इंडिया ईयरबुक से, और बाकी करंट अफेयर्स। अब इसमें भी समझो ये डेटा और सजेशन तो पूरा सर्वे खुद से नहीं पढ़ना, कोचिंग वाले जो भी मंथली फ्री मैगजीन में दे, अपने मटेरियल में दे, वो एब्जॉर्ब कर लिया काफ़ी है। पूरे साल में इकोनॉमी के सारे अपडेट इंक्लूडिंग बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में हर साल फ्री में पढ़ाता हूँ। उसको कहते हैं विन 25 सीरीज, मतलब विन सीरीज है 2020, 21, 22, 23, 24 ऐसा, ये 25वां आएगा। ये तारीख को 6 फरवरी यानी गुरुवार से होगा, रात को 9 बजे क्लासेस होती है। लाइव लेक्चर, पावर पॉइंट भी होंगे, रैपिड रिवीजन हैंडआउट भी होंगे, सब कुछ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लिंक है उसमें जाना, आपको सब डिटेल्स मिलेंगी। आप कहेंगे भाई बजट और इकोनॉमिक सर्वे के इतने सारे फ्री लेक्चर क्यों? देखिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे तो सिर्फ हिमशिला, मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके नीचे और भी चीज़ करनी है ना, पूरे साल का इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, अलग अलग जो भी डेवलपमेंट्स हुए, सरकार की योजनाएं लॉन्च हुई, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और बाकी ग्लोबल रिपोर्ट में भारत का क्या रैंकिंग था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसके चलते टाइम लगता है। और ऐसा डरना नहीं, हर एक लेक्चर ज़रूरी नहीं कि 2.5 घंटे के हों, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के भी हो सकते हैं कि 40 मिनट के। पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट इसलिए किया है ताकि एक ही दिन में मैं आपको 200 बादाम दूंगा तो आप बदहजमी, आपको इनडाइजेशन हो जाएगा, तो फ़ायदा उसका उठाना। तो मैं ये एनुअल करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी फ्री में पढ़ाऊँगा, पूरा पढ़ाऊँगा। पूरा पढ़ाने की प्रॉमिस इसलिए कि मैं इसको यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊँगा, इसको मैं अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊँगा। देखिए बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि मैं यूट्यूब पे ये फ्री पढ़ा दूंगा, वो पढ़ा दूंगा, फिर 2-4 लेक्चर के बाद वो सीरीज़ कंप्लीट नहीं करते। उनकी खुद की कोई गलती नहीं, गलती यूट्यूब की है क्योंकि वो अच्छा एड रेवेन्यू नहीं देता। तो मान लो मैं ऐसा लेक्चर एक लूँ पहला 50,000 व्यू आ गए, फिर 10वां लेक्चर होगा तब तक वो 5,000 व्यू आएंगे, तो फाइनेंशियली सस्टेनेबल ही नहीं रहता। तो मैं फ्री में पढ़ाऊंगा लेकिन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वहाँ पर अनअकैडमी मुझे पे करती है और ठीक पैसा पे करती है, और स्टूडेंट के रूप में आपका भी फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई होगी। वहाँ साइड बार में रॉयल एंट्री टॉपर्स के सब वीडियो नहीं चलेंगे। मित्रों आने वाली 2025 प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी के ये सब थियरी, कंटेम्पररी इश्यूज, करंट अफेयर्स, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए 13 फरवरी गुरुवार से मेरा नेक्स्ट कोर्स आ रहा है, जिसमें गुरु शुक्र शनि रवि लाइव क्लासेस होंगे, पावर पॉइंट से पढ़ाई, रैपिड रिवीजन के लिए अलग से हैंडआउट होंगे, हर बुधवार को टेस्ट होगी, और डाउट रेजोल्यूशन मैं खुद करता हूँ। तो ऐसा ये मेरा कोर्स आएगा। इसका लेबल या नाम मैंने रखा है पीसीबी 13। पीसीबी 13 मतलब क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पोस्ट कोरोना बैच नंबर 13। कोरोना के बाद 13वीं बार मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब पहले भी पढ़ाता था लेकिन फिर मैंने वो कि इसके बाद का ये 13 नंबर हो गया है। और अनअकैडमी का नेटफ्लिक्स मॉडल है, मतलब क्या? एक ही सब्सक्रिप्शन में ये बाकी सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज आपके, चाहे प्रतीक सर से आप हिस्ट्री पढ़े, सीसेट पढ़े, मधुकर सर से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पढ़े, सुदर्शन सर से, सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। और 2025 की प्रीलिम्स के लिए हमारा ये क्रैश कोर्स जिसमें लाइव क्लासेस हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है 11,999। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। और एक और चीज़ कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 पास करते हैं तो मेंस की कोचिंग आपकी फ्री में करवाई जाएगी। जो लोग 2026-27 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे फाउंडेशन बैचेस शुरू हो रहे हैं, और एक ही सब्सक्रिप्शन में ये सब कुछ अनलॉक हो जाता है, चाहे लाइव क्लासेस हैं, नोट्स हैं, मटेरियल है, थियरी, करंट, जीएस, सीसेट, प्रीलिम्स, मेन, सब कुछ। तो फ़ायदा इसका उठाइए। डिस्काउंट कोड है muna.org। मित्रों जो लोग अभी यूपीएससी के इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2024 साइकिल में जो मेंस क्लियर किया और अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए इकोनॉमिक सर्वे में आपको जल्दी निपटा दूं। पहला प्रश्न है कितना पढ़ना है, शॉर्टकट या हैक्स क्या है जल्दी से निपटा देने के, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं, और मेरे खुद की तरफ से मैं आपको हाईलाइट्स दे देता हूं ताकि आप 5-1 मिनट तो इंटरव्यू में कुछ बोल सको। तो 1 बाय 1 लेट अस सी। देखिए ये यूपीएससी 2024 एग्ज़ाम साइकिल के जो
इंटरव्यू है मेरे ख्याल से 7 जनवरी से चालू हुए और 17 अप्रैल तक चलेंगे। अब आपको याद रखना है कि आपका जो इंटरव्यू 30 मिनट का है, तो 30 मिनट कोई इकोनॉमिक सर्वे नहीं पूछने वाला है। बहुत खींच के अगर पूछा भी तो आप बोलेंगे, वो काउंटर क्वेश्चन करेगा, 5-1 मिनट तक ही चलेगा, फिर वो कोई और सब्जेक्ट टॉपिक में चले जाएंगे। और वैसे भी इंटरव्यू पैनल की मेंटालिटी और अटेंशन स्पान क्या होती है, घर से वो कोई लिख के नहीं लाएंगे, 1 साल पहले से डायरी बना रहे होंगे कि मैं ये पूछूंगा वो पूछूंगा। आज सुबह देखा अखबार में, पूछ लेते हैं। अभी आप समझो कि ये 31 जनवरी को सर्वे आया, 1 फरवरी को बजट आएगा, तो अगले 4-5 दिन ये न्यूज़पेपर में वो देखते रहेंगे सुबह, तो फिर आके आपको पूछते रहेंगे। फिर समझो जो 17 अप्रैल को आखिरी दिन जाएगा, तो उसको इकोनॉमिक सर्वे की वो इतनी पंचायत में नहीं उतरेंगे, क्योंकि उस वक्त कुछ और चल रहा होगा। तो जितना आपका देरी से इंटरव्यू है, उतना इकोनॉमिक सर्वे का लोड कम लेना है। आपके भाईपन हमारा तो अभी 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में इंटरव्यू है, डू नॉट वरी, उसके भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और हाईलाइट में आपको बताता हूँ। लेकिन आप पॉइंट नंबर 4 पे गौर करें कि जुलाई 2024 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था इलेक्शन के बाद, उसी के ज़्यादातर पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर रिपीट किए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब लॉस का कितना खर्चा, जर्मन मित्तल स्टैंड मॉडल ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, डी ग्लोबलाइजेशन की चैलेंज है, वही सारी बातें रिपीट हुए, 1-2 नए मुद्दे उसमें ऐड हुए हैं। तो मान लीजिए पूरा नहीं भी पढ़ा तो भी आप उसके आगे पीछे बोल बच्चन करो, यू कैन मैनेज। नाउ सम हैक्स। मेरा इंटरव्यू बहुत जल्दी है, अगले 1 हफ्ते में, तो मैं ये 500 पेज को कैसे प्रोसेस करूँ? मत करो भाई। सिंपल सोल्यूशन, आप ये पीआईबी वेबसाइट पे जाके इन्होंने जो 1.5 घंटा भाषण दिया है, उसको 1.5 टाइम्स स्पीड पे चलाओ। और अगर आपने मेरा मेंस क्यूईपी का पुराना कोर्स देखा है, तो ज़्यादातर पॉइंट वही रिसाइकल हो रहे हैं। तो ये 1 पॉइंट बोलेंगे, आप 2 पॉइंट वहाँ से आपको याद आ जाएंगे, तो वही रिपीट हो रहा है बात। तो विद इन, मतलब ये समझो कि जो 1.5 घंटे का लेक्चर है, आप 40 मिनट में निपटाते हो, उसी में से आप बहुत सारा प्रोसेस कर पाएंगे। तो अलग से फिर 500 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे मुद्दे जो इन्होंने रिपीट किए, जो हम ऑलरेडी मेंस के लेक्चर में पढ़ चुके थे, कि जैसे ये कंस्ट्रक्शन में भारत में बहुत कम आप कर सकते हैं, जबकि जापान के अंदर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की अनुमति है, मतलब ज़्यादा मंजिल की आप इमारत बना सकते हैं। आपके पास इधर 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो उसमें बहुत सारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज और पार्किंग का स्पेस रखना पड़ता है सरकारी नियमों के हिसाब से, लेकिन जापान सिंगापुर में कम है। तो वही सब बातें वापस इन्होंने रिपीट की है। यार कुछ लोग कहने नहीं, फिर भी हमें एक बार तो सर्वे देखना है। मेरा इंटरव्यू बहुत करीब है, फिर भी मुझे खुजली मची है कि मुझे सर्वे पढ़ना है। तो सारे चैप्टर्स मत पढ़ो, मैंने जो इधर मार्क किए हैं 5, 9, 10 और 13, इतने ही चैप्टर्स आप देखो। आपके बाकी चैप्टर्स का क्या, देखिए बाकी चैप्टर कैसे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, बजट, स्किल डेवलपमेंट, तो वो तो इसका नया भी नहीं पढ़ा, तो पुराना ज्ञान जो मेंस में कुछ तो पढ़ा होगा ना, तभी तो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन आया है। उसी का बोल बच्चन और रिसाइकल करोगे, यू कैन मैनेज। तो और वैसे भी जो इंटरव्यू में पूछने लायक चीज़ या अखबारों में कॉलम में जिसकी ज़्यादा चर्चा होगी, ये चैप्टर्स वो वाले हैं। डीरेगुलेशन की बात, एग्रीकल्चर में क्या नया करना है, ये ग्रीन फाइनेंस और क्लाइमेट की बात, और एआई से लेबर को क्या खतरा, यही ज़्यादा फोकस रहेंगे इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि कॉलम में यही चर्चा होगी। तो सुबह पैनलिस्ट ने वही पढ़ा है, तो शाम को आपको वही पूछेगा। अब चौथा और आखिरी मुद्दा कि मेरे खुद के हाइलाइट्स, कि आपको कुछ भी पूछे 5 मिनट इसके आगे पीछे बोल बच्चन करो, काम हो गया। इंटरव्यू के लिए मैं कह रहा हूँ। ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे के टॉकिंग पॉइंट्स क्या रहे? एक फैक्ट याद रखना है, नेक्स्ट ईयर मतलब ये 2025-26 का ग्रोथ रेट होगा 6.3 to 6.8%, ये याद रखना है। दूसरा, डी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेक्शनिज्म से खतरा है, वो क्या है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो रिपीट नहीं करूंगा। अब क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे, क्योंकि ट्रम्प की नीतियों के चलते अपने पे प्रोटेक्शनिज्म लगेगा, तो फिर हमने जो उत्पादन किया वो लोकल पब्लिक ही खरीदनी चाहिए। यानी पॉइंट नंबर 2, वी हैव टू इंक्रीज द डोमेस्टिक डिमांड। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, कंजम्पशन बढ़ाना है तो लोन सस्ते करने होंगे, लेकिन महंगाई से लड़ना है तो लोन महंगे रखने पड़ेंगे। तो ये सब चुनौतियाँ हैं। उसी तरह डीरेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो पिछले सर्वे में भी जो बात की थी, वर्किंग आवर्स बढ़ाने चाहिए, बिल्डिंग कोड रेगुलेशन। तीसरा नया मुद्दा इसने जोड़ा है, हायर एजुकेशन में सभी कॉलेज के ये सिलेबस और कोर्स स्ट्रक्चर यूजीसी तय ना करे, छूट दी जाए इन सबको, एआई का ज़माना है, ऐसा इन्होंने सजेस्ट किया। चौथा मुद्दा है कि चाइना ने सारा मैन्युफैक्चरिंग कब्जे में कर लिया है, खासकर सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, क्योंकि सारे क्रिटिकल मिनरल्स पे उनका कब्जा है। एआई कंप्यूटिंग में भी इनका ये जो नया डीप एआई लर्निंग मॉडल आया है, उससे खतरा है। पांचवा मुद्दा, एआई का रोल और उससे जॉब क्रिएशन में और क्या समस्याएं होंगी। एआई आप याद करो, चैट जीपीटी गूगल सर्च के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा बिजली खाता है, और अगर न्यूक्लियर पावर से पावर्ड है तो उसके पीछे ठंडा करने के लिए जो पानी चाहिए
तो ये सब चुनौतियां हैं. सो ओवरऑल दिस 5 आर द टॉकिंग पॉइंट्स. उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ने बात की एग्रीकल्चर. तो पहला मुद्दा है कि लैंड फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, तो अब क्या करना चाहिए? लैंड लीजिंग, लैंड पुलिंग करें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां बनाई जाए. केरला, महाराष्ट्र में ऐसे मॉडल सक्सेसफुल हैं, इसी को हम रेप्लिकेट करें. दूसरी उन्होंने बात की कि देखिए एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, अपना ध्यान सर्विस सेक्टर पे होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी हम फोकस करें तो बहुत सारा जीडीपी इधर से ग्रो करने की स्कोप है, खासकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में. तीसरा मुद्दा कि माइक्रो इरिगेशन और बढ़ रहा है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है. चौथा, वो मोदी जी के 3 किसान कानून याद करो जो वापस ले लिया. उसमें क्या बात थी? फ्रीडम टू सेल, मतलब एपीएमसी मंडी के बाहर भी किसान अपनी मर्जी से बेच सके. तो इस पर इन्होंने कुछ सुझाव दिए. लेकिन अब क्योंकि वो तो स्टेट के हवाले है सब एग्रीकल्चर और लैंड वगैरह की चीज़ें, तो वो कितना कोऑपरेट करेंगे इस पर अपनी समस्या है. पांचवा मुद्दा ये है कि क्लाइमेट चेंज के चलते अफ्रीका, साउथ अमेरिका वगैरह देशों के अंदर जो एग्रीकल्चर उनका खराब होगा, तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की जो किल्लत होगी, भारत उनको सप्लाई करे, एक्सपोर्ट करे, तो ऐसे हम ग्लोबल ब्रेड बास्केट बन सकते हैं. और इस कारण से जीडीपी में एग्रीकल्चर का महत्व हमें बढ़ाना होगा. प्राइवेट सेक्टर की बात की इकोनॉमिक सर्वे ने. वर्किंग आवर्स उसको और लिबरलाइज किया जाए. वो एल&टी चीफ वाली बात इधर ही पर 90 आवर्स नहीं, इनफाइनाइट कर दो. वर्क प्लेस में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है. अल्ट्रा प्रोसेस फूड से हेल्थ को खतरा है, कैंसर हो सकता है. तो सेल्फ रेगुलेशन ये लोग तो खुद करेंगे नहीं, तो सरकार ने टाइट होकर कुछ कानून बनाना पड़े. मिनिमम वेजेस बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जनता शॉपिंग करे, कंजम्पशन बढ़े. एआई से चैलेंजेस है, मैंने आपको बताया. एआई चैलेंजेस की सब बातों में क्या है कि कॉलेज का सिलेबस अपडेट करो, वर्क प्लेस में चेंजेस आएंगे. अब एआई जब आएगा या कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी तो इवेंचुअली नए जॉब्स क्रिएट होंगे, पर शब्द क्या है? इवेंचुअली, कभी भविष्य में. तो बीच में सरकार का दखल इसलिए ज़रूरी है, इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, वरना मार्केट को अपने हिसाब से छोड़ दो, 20 साल बाद नए जॉब क्रिएट होंगे. तो एक तरफ जिनके जॉब लॉस होने हैं उनको कुछ नया स्किल दिया जाए, लोन दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी. एआई डेटा सेंटर्स चलाने के लिए जितना बिजली और पानी चाहिए तो उस एनवायरमेंटल कॉस्ट को एडजस्ट किया जाए, ये सब भी सरकार की जिम्मेदारी है. रिसर्च डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए. जो बात हुई कि इनका अपना सस्ता मॉडल उन्होंने निकाला, तो भारत अपना सस्ता मॉडल क्यों नहीं निकाल सकता? यार इसका जो चैप्टर है, जो भी 13 चैप्टर, वो आप खुद से पढ़िए, इट विल गिव यू बेटर क्लैरिटी. ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की कि 3 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती. कि हम चाहते हैं कि मान लो कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत सस्ते टॉय बनाए, एक्सपोर्ट करें, तो उसके लिए तो प्लास्टिक और कोयले से जला के पिघलाना होगा जो भी उसका टॉय, प्लास्टिक, ग्लास मटेरियल, तो प्रदूषण तो होगा. अब आप कहें नहीं सोलर एनर्जी से चलाओ, तो सोलर एनर्जी के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी, तब आपका नेट जीरो टारगेट अचीव होगा. तो ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है. ये 3 चीज़ें एक साथ अचीव नहीं हो सकती. ये एक बड़ी चैलेंज बताएगी. बाकी तो बोल बच्चन ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वही सब स्मार्ट सिटी और बाकी स्कीम को रिपीट किया है. प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ बैरियर की बात है. फिर ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो आता है, असर, तो उसमें अब लर्निंग आउटकम इंप्रूव हैं. 3री कक्षा की किताबें 5वीं कक्षा के बच्चे अब पढ़ पा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, वगैरह वगैरह बातें. और ये दूध की नदियाँ बह रही हैं कुल मिला के. यार ये जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए अनअकैडमी की तरफ से फ्री प्रोग्राम चल रहा है लास्ट माइल, उसमें आपको ये डेफ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ग्रुप डिस्कशन, मटेरियल, ये सब मिले. ये वाले लिंक पे आप जाइए, फ्री में रजिस्टर करिए, लाभ उठाइए. Unacademy. Let's crack it.